चलिए क्लास का टाइम तो हो गया है। हाँ जी, क्लास भी स्टार्ट हो गई है, बट वॉइस कंफर्म कर दीजिए क्विकली। वॉइस कंफर्म कर दीजिए आप लोग। सर यस आ रही है, थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एमएस वर्ड चल रहा है और एमएस वर्ड में हम सर एमएस वर्ड में फाइल टैब को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी टैब से हमें स्टडी स्टार्ट किए हैं। और जिस टैब की आज हमें चर्चा करनी है उस टैब का नाम होम टैब है। क्यों? क्योंकि फाइल टैब को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, होम टैब बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है क्योंकि ये डिफॉल्ट रूप से हमारा टैब एक्टिव होता है। जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से हमारा जो टैब हमारे सामने आता है उसे हम होम टैब कहते हैं। तो होम टैब हम पढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। तो ये जो क्लास होगी आज की, अभी जिस क्लास में आप प्रेजेंट हैं, इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। यानी आपका मान के चलिए कि आपकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास जा सकती है। क्यों? क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टैब है तो इसकी ज्यादा हम चर्चा करेंगे। तो समय टाइम ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा, जिसका मतलब समय ज्यादा चला जाए तो वो लोग बाद में देख लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन, फाइल टैब की क्लास और फाइल टैब के जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे 59, दोनों आपने देख लिए होंगे और काफी अच्छा स्कोर भी आया था। तो आज हम होम टैब की चर्चा करेंगे और होम टैब में भी हमें इसी हिसाब से जाना होगा। होम टैब में भी हम वैसे ही जाएंगे जैसे हम फाइल टैब के अंदर गए थे। ठीक है, लेकिन फाइल टैब में कमांड थी, यहां पर आपको ग्रुप और कमांड दोनों मिलेंगी। यहां पर आपको ग्रुप और कमांड दोनों मिलेंगी। ठीक है भाई, चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। और टैब है हमारा होम टैब। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसा कि आपको थंबनेल में नजर आ गया होगा, अगर हम होम टैब की चर्चा करें तो होम टैब में सबसे पहले जैसे टैब की हम बात करते हैं तो टैब से फिर हमें ग्रुप पर जाना होता है। क्यों? क्योंकि टैब रिबन में 3 चीजें थी। हमारा टैब था, टैब के अंदर ग्रुप था और ग्रुप के अंदर कमांड्स थी। तो हमने टैब बोला सर होम टैब है। अब होम टैब के बाद ग्रुप कौन सा आता है, तो मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से बताता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टैब हमारा आता है। होम टैब है ये। अब इस होम टैब को जैसे आप देखेंगे तो पहले हम ग्रुप की चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ग्रुप हैं। ग्रुप में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर जो ग्रुप आता है उसका नाम क्लिपबोर्ड है। ठीक है, देन इसके बाद हमारा फॉन्ट है, पैराग्राफ है, और आगे जैसे हम मूव करें तो हमें अगला मिलता है 4th नंबर पर सर स्टाइल्स है, और लास्ट है एडिटिंग। यानी टोटल होम टैब में कितने ग्रुप हैं सर? 5 है। कौन कौन से? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। ये पांचों आपकी जुबान पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इसी टैब का यूज होता है। तो इस टैब के ग्रुप, कमांड्स, हर चीज आपको बहुत अच्छे से करनी, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमने टैब के बाद ग्रुप की चर्चा कर ली। अब ग्रुप के बाद हमें जाना होगा कमांड्स में। तो पहला हम उठाएंगे किसको सर? सबसे पहले हम उठाएंगे पहले कमांड ग्रुप को, जिसका नाम क्लिपबोर्ड है। क्या है? क्लिपबोर्ड। अगर मैं क्लिपबोर्ड का डेफिनेशन डिफाइन करूं तो क्लिपबोर्ड क्या किसके लिए यूज करते हैं सर? क्लिपबोर्ड हमारा एमएस ऑफिस का टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है। जिस प्रकार विंडोज में रैम होता है ना, रैम, उसी प्रकार क्लिपबोर्ड हमारा एमएस ऑफिस में टेम्पररी स्टोरेज होता है। और ये क्लिपबोर्ड आपका एमएस विंडोज में भी अवेलेबल होता है, तो दोनों में अवेलेबल होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर हम क्लिपबोर्ड को थोड़ा जूम करें तो क्लिपबोर्ड में मैंने डेफिनेशन आपको समझाई। डेफिनेशन समझाई क्या सर? डेफिनेशन हो गई कि क्लिपबोर्ड में टेम्पररी रूप से स्टोरेज एरिया आता है। ठीक है, अगर हम क्लिपबोर्ड की कमांड की बात करें तो कमांड कौन कौन सी है सर? कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट पेंटर है। एक एक कर इनका डेफिनेशन बताते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनका पीडीएफ से रीडिंग करके आए होंगे। पीडीएफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा पीडीएफ है जो मैंने आपको भेजा है। इसमें देखो क्लिपबोर्ड के डेफिनेशन में पॉइंट में अगर ध्यान दोगे तो क्लिपबोर्ड में लिखा है क्लिपबोर्ड स्टोर टास्क एंड ग्राफिक
दैट यू कॉपी और कट फ्रॉम एनीवेयर, यानी कहीं से भी अगर आपने कॉपी और कट किया किसको, टेक्स्ट या ग्राफिक को, तो स्टोर करता है हमारा क्लिपबोर्ड, ठीक है। इट लास्ट टू पेस्ट स्टोर आइटम इनटू द एनी अदर ऑफिस फाइल, यानी जो हमारे पास स्टोर एरिया कंटेंट है उस कंटेंट को एनी अदर प्लेसेस पर आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लिपबोर्ड में कितने आइटम होल्ड होते हैं सर, 24 आइटम होते हैं। जैसे 25 हुआ तो जो फर्स्ट वाला आइटम है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। तो 3 मेन कंसेप्ट है, यानी इस क्लिपबोर्ड में टेक्स्ट और ग्राफिक हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर रहते हैं, यानी मल्टीमीडिया के 5 ऑब्जेक्ट हमने पढ़े थे, टेक्स्ट था, इमेज था, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। इस मल्टीमीडिया में 2 ऑब्जेक्ट हमारा क्लिपबोर्ड स्टोर करता है, किस किस को सर, टेक्स्ट और ग्राफिक को। बाकी तीसरा पॉइंट क्या है सर, 24 को स्टोर करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है सर, यहां से क्लिपबोर्ड में जो स्टोर कंटेंट है उसे हम अदर लोकेशन पे जाके पेस्ट कर सकते हैं, यानी कॉपी और कट को कंप्लीट साइकिल करना है तो हमें पेस्ट करना होगा। मैंने यहां पर यूज भी लिखे थे, अगर आप पीडीएफ की मदद लेके आए होंगे तो आपको पता है कि अगर हम क्लिपबोर्ड में कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो कॉपी और कट करें, इसके अलावा प्रिंट स्क्रीन अगर हम प्रेस करते हैं तब भी हमारा जो डेटा है वो क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर होता है। आप बोलोगे सर एक्सेस कहां से करेंगे, जैसे अगर आप एमएस ऑफिस का यूज करें तो होम टैब में आपका क्लिपबोर्ड मिल जाएगा। अगर आप विंडोज का यूज करें तो सिस्टम सेटिंग में आपको क्लिपबोर्ड मिल जाएगा। क्लिपबोर्ड में कमांड कौन कौन सी, ये 4 हैं, चारों मैंने आपको बताई। यानी इस सीक्वेंस से मैंने पीडीएफ में कंटेंट को डिजाइन किया है कि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं, लेकिन आपको रीड करना होगा भाई प्लीज। तो कोई भी जैसे कल हम इंसर्ट टैब की बात करेंगे तो तरीका क्या कहता है, या तो इंसर्ट टैब को आप पीडीएफ से रीड करके आ जाओ। क्यों, क्योंकि रीड करके आओगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन होगा कि हाँ ये चीज सर इसकी बात कर रही है, ठीक है। चलिए अब हम बात हैं वापस डेफिनेशन पर। जैसे कॉपी क्या होता है सर, कॉपी जब एक जगह से हमें कोई कंटेंट दूसरी जगह ले जाना है तब हम कॉपी और कट का यूज करते हैं। लेकिन कॉपी और कट में डिफरेंस क्या है, जैसे ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, ठीक है ना, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। अगर हमारी फाइल जैसे यहां पर फाइल इस सोर्स पर हमारी फाइल 1 है, ठीक है ना, इस 1 को अगर मैंने कॉपी किया, इस 1 को अगर मैंने कॉपी किया और डेस्टिनेशन पे पेस्ट करेंगे तो ये 1 सोर्स पर भी रहेगा और हमारा डेस्टिनेशन पर भी रहेगा। बाकी अगर इस 1 को हम कट करते, इस 1 को कट करते तो ये कंटेंट यहां से इरेज हो जाता, यहां से हट जाता, यानी कट हमारा मूव के केस में चलता है, मूवमेंट के केस में चलता है और डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन कॉपी और कट की साइकिल को जो कंप्लीट करता है वो हमारा पेस्ट होता है। ध्यान रखिएगा, ये कट, कॉपी, पेस्ट, इनके जो सिंबल हैं, इनके जो आइकॉन है वो भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर जैसे क्लिपबोर्ड की अगर फॉन्ट आपके पेस्ट के आइकॉन की बात करूं तो ये पेस्ट का आइकॉन है। हमारा जो बोर्ड जो क्या बोलते हैं एग्जाम बोर्ड ले जाते थे ना, सेम उसी प्रकार से हमारा ये क्लिप बोर्ड है। क्लियर। ऐसे हम फॉर्मेट पेंटर की बात करें तो एक ब्रश की तरह नजर आ रहा है, तो कमांड के साथ साथ उनके आइकॉन पे भी नजर रखना। कट कैंची की तरह है, कॉपी में 2 चीजें, तो इस प्रकार से यूज होता है। बाकी पेस्ट क्या है सर, पेस्ट हमारी कॉपी और कट की साइकिल को कंप्लीट करता है। यानी आपने कॉपी कर लिया और आपने पेस्ट नहीं किया तो उस कॉपी का कोई मतलब नहीं है। आपने कट किया, जब तक आप पेस्ट नहीं करोगे तो उस कट का भी कोई मतलब नहीं है। यानी कॉपी और कट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमें पेस्ट करना होता है। लेकिन जब हम पेस्ट पढ़ते हैं तो पेस्ट तो एक जगह से आप दूसरी जगह ले जाओ या एक से दूसरी जगह भी रखो तो ये पेस्ट होता है सिंपल। लेकिन पेस्ट के अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो आपके नोट्स में जब आप पेस्ट करते हो ना तो पेस्ट के हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। पेस्ट के कुछ ऑप्शंस आते हैं, साथ ही साथ में यहीं पर हमें पेस्ट स्पेशल मिलता है। अब आप बोलोगे सर ये पेस्ट स्पेशल क्या होता है? देखो
पेस्ट तो एक जगह से आप दूसरी जगह ले गए, या एक जगह से दूसरी जगह, दोनों जगह रखा, तो ये सिंपल सादा पेस्ट हो गया। लेकिन स्पेशल का मतलब है कंडीशन। अब पेस्ट स्पेशल की डेफिनेशन क्या लिखोगे सर? जब कंडीशन की बात है, यानी जब कंडीशन के साथ हमें जाना हो तब हम पेस्ट स्पेशल की बात करते हैं। और पेस्ट स्पेशल को डिटेल में हम एक्सेल में पढ़ते हैं। कहां पे पढ़ते हैं? एक्सेल में। अभी आपको इतना डेफिनेशन याद रखना है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं कंटेंट और प्रीवियस सोर्स पर भी रहता है, तो वहां पर हम पेस्ट का यूज करते हैं। पेस्ट हमारा कॉपी और कट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। इनकी शॉर्टकट की आपको मैं पहले से पढ़ा चुका हूं। बाकी अगर आप नोट्स देखोगे तो नोट्स में भी मैंने लिख रखा है। क्या लिख रखा है? देखो, कट के लिए कंट्रोल एक्स शिफ्ट डिलीट होता है। बाकी कॉपी की बात करो कंट्रोल सी कंट्रोल एंटर होता है। पेस्ट की बात करो कंट्रोल वी शिफ्ट एंटर होता है। ठीक है ना? पेस्ट स्पेशल लिखा है। पेस्ट स्पेशल से हम कुछ स्पेशल कुछ टास्क को हम परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने कोई टास्क कॉपी किया, अब उस टास्क के साथ हम जो चाहे फॉर्मेटिंग लगाएं। जैसे अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे मैं यहां पर आपको बता दूं, मैंने ये कॉपी किया, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करते जैसे ही पेस्ट पे जाओगे तो पेस्ट के आपके पास ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी सोर्स फॉर्मेटिंग के साथ आप पेस्ट को करना है। नेक्स्ट है मर्ज फॉर्मेटिंग, और लास्ट है आपके पास कीप टास्क ओनली, सिर्फ और सिर्फ टास्क चाहिए। यानी पेस्ट स्पेशल का यूज किया जाता है कंडीशन के आधार पे पेस्ट करनी चाहिए। यानी कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है। आपने टेस्ट लिया तो उस टेस्ट को विदाउट फॉर्मेटिंग लेना है, फॉर्मेटिंग के साथ लेना है, डेस्टिनेशन की फॉर्मेटिंग में मर्ज करना है, तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के आधार पर पेस्ट स्पेशल चलता है। तो पेस्ट स्पेशल की सिंपल और समराइज डेफिनेशन क्या निकली सर? पेस्ट स्पेशल का मतलब है कि कंडीशन के आधार पर पेस्ट करना है, तब हम जाते हैं पेस्ट स्पेशल के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमें मिलता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की डेफिनेशन आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है और कंफ्यूज भी करता है काफी और स्टूडेंट को, इसलिए फॉर्मेट पेंटर की डेफिनेशन भी आपको लिखनी होगी। अब फॉर्मेट पेंटर, जैसे हमने कॉपी और पेस्ट किया, वैसे अगर आपको फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना है, क्या लिखोगे? यानी फॉर्मेट पेंटर का मतलब है कि अगर आपको किसको फॉर्मेटिंग, कैसे लिखेंगे? फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करना है, फॉर्मेटिंग कॉपी या फिर पेस्ट करना है, तब हम जाते हैं पेस्ट फॉर्मेट पेंटर के साथ। समझ गए? यानी फॉर्मेट पेंटर का यूज सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट के लिए करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट पर आप फॉन्ट का टाइप डिफाइन कर रहे हैं, फॉन्ट का स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं, फॉन्ट का कलर डिफाइन कर रहे हैं, साइज कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेटिंग होती है। और फॉर्मेटिंग भी कौन सी पेस्ट होगी? फॉर्मेटिंग भी कौन सी को? फॉर्मेटिंग हमारी दो प्रकार की होती है, टेक्स्ट होती है और हमारा पैराग्राफ होती है। टेक्स्ट और पैराग्राफ दोनों हो जाती है। क्लास का पीडीएफ पहले ही दे दिया भाई। ठीक है, तो यहां पर हो जाता है हमारा क्या? क्लिपबोर्ड समाप्त। अगर हम आगे जाएं तो अगला हमें मिलता है फॉन्ट कमांड ग्रुप। कौन सा? फॉन्ट। अगर फॉन्ट कमांड ग्रुप में आप मतलब जिन कमांड्स की बात करोगे, ग्रुप के बाद हमारे पास क्या मिलता है? हमें कमांड्स मिलती है, तो कमांड्स को हमें पढ़ना होगा। बाकी क्लिपबोर्ड को इतना ही पढ़ते हैं। हाँ, क्लिपबोर्ड में एक कमांड और है, उसका मैं अभी चर्चा करूंगा, अभी आप इतना रखिएगा क्योंकि एक स्टेप में चीजें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड ग्रुप है फॉन्ट। और फॉन्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉन्ट में फॉन्ट से रिलेटेड सारी चीजें रहती हैं। जैसे आपको फॉन्ट का फेस चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, फॉन्ट को इंक्रीज करना है, फॉन्ट को डिक्रीज करना है, फॉन्ट के स्टाइल आपको लगाने हैं, फॉन्ट के इफेक्ट आपको लगाने हैं, टेक्स्ट इफेक्ट लगाने हैं, आपको हाईलाइट कलर डालना है, फॉन्ट का कलर लगाना है, क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है। और ये आपको फॉन्ट नजर आ रहा है, ये वाला सिंबल जिसे मैं आपका एक सर्कल रेक्टेंगल में बना रहा हूं, ये कैपिटल ए और स्मॉल ये जो साइन है इसे हम चेंज केस कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज केस कहते हैं। ठीक है, चेंज केस, इसका बड़ा यूज है फॉन्ट में। फॉन्ट में इसका बड़ा यूज है और काफी बार पूछा भी जाता है, काफी बार ये पूछा भी जाता है और आज का ट्रेंड भी है। तो हमारे पास
फॉन्ट में क्या क्या कमांड मिली सर? फॉन्ट का फेस है, मतलब फॉन्ट की टाइप। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ डिफॉल्ट चीजें भी नजर आ रही होंगी। जैसे अगर पूछा जाए कि फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज क्या रहता है, तो आपके सामने स्क्रीन पर है सर फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज सर हमें 11 है। और वहीं अगर आप फॉन्ट पूछा जाए फॉन्ट कौन सा डिफॉल्ट आता है, सर कैलिबरी होता है। तो ये वो चीजें जो आपको डिफॉल्ट रूप से नजर भी आ रही हैं, ठीक है। बाकी हम चीजों की बात करते हैं और आगे सेशन को बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होगा। अच्छा, मैंने आपको शॉर्टकट की पढ़ाई थी, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमारा कहां से आएगा, किस शॉर्टकट की से। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करने के लिए आपको एक साइन नजर आ रहा होगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के नीचे, ये आ रहा है फॉन्ट जो कमांड ग्रुप है, इसके नीचे ये जो एरो आ रहा है, जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स रिप्रेजेंट हो जाएगा। मैं सीधे उसी पर जाता हूं, वहीं पर हम फॉन्ट की बात करते हैं। चेंज केस की थोड़े हम डिटेल में बात करेंगे, बाकी पहले फॉन्ट को समझ लेते हैं। देखो यहां से हम फॉन्ट के जो टाइप फेस हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, कैलिबरी, टाइम्स रोमन, एरियल, जो भी लगाना चाहते हैं। फॉन्ट के स्टाइल, तो फॉन्ट का स्टाइल डिफॉल्ट रूप से हमारा रेगुलर रहता है, बाकी इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन इसी में आता है, बट अंडरलाइन स्पेशल फॉन्ट स्टाइल में चला जाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कितनी फॉन्ट स्टाइल है या फिर डिफॉल्ट रूप से कौन सा फॉन्ट स्टाइल है। बाकी इटैलिक और बोल्ड में डिफरेंस क्या है, तो बोल्ट का हमें पता है सर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, इटैलिक में तिरछा हो जाता है। अगर हम साइज की बात करें तो फॉन्ट साइज भी हमारा डिफॉल्ट 11 था, लेकिन साइज में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक मिनिमम आता है, एक मैक्सिमम आता है। तो मिनिमम, अगर जैसे मिनिमम फॉन्ट साइज की बात करो या फिर मैक्सिमम फॉन्ट साइज की बात करो, तो दो बेस पे हम बात करते हैं। अगर पूछा जाए कि ड्रॉप डाउन मीनू किस पर, ड्रॉप डाउन मीनू पर अगर पूछा जाए, ड्रॉप डाउन मीनू पर फॉन्ट का जो साइज है मिनिमम वो 8 होता है, वही मैक्सिमम आपका 72 होता है। ये ड्रॉप डाउन मीनू की बात आ रही है। अगर ड्रॉप डाउन मीनू के अलावा अगर एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज पूछा जाए, एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज मिनिमम कितना होता है सर? 1 होता है। मैक्सिमम कितना होता है? 1638 होता है। कितना? 1638। ये चीज कंटेंट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है पीडीएफ नोट्स में, तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिख नहीं पाओगे एमएस वर्ड की, सिर्फ कंसेप्ट आप जरूर लिख सकते हैं। क्लियर? तो तीन चीजें क्लियर हो गई, फॉन्ट का फेस भी नजर आ गया, फॉन्ट के स्टाइल भी हमने पढ़ लिया और साइज भी पढ़ लिया, ठीक है। साइज दो बेसिस पर, ड्रॉप डाउन मेन्यू की जब बात आएगी तब मिनिमम 8 होगा और मैक्सिमम आपका क्या आएगा सर? 72। सर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या है? ड्रॉप डाउन मेन्यू है जब आप फॉन्ट के, ये रहा ड्रॉप डाउन मेन्यू, जैसे हमने क्लिक किया तो ये जो आपको लिस्टिंग नजर आ रही है, दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको ये नजर आ रहा है, इसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे जाएं, तो ये हमारा फॉन्ट का कलर है, हम फॉन्ट का कलर लगाना चाहते हैं, हम अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, तो ये फॉन्ट के कलर होते हैं। बाकी फॉन्ट के इफेक्ट भी होते हैं, आप इस चीज को लिख लीजिएगा, आपके पास जो नोटबुक है ना वहां पे लिख लो फॉन्ट इफेक्ट। क्या लिखोगे फॉन्ट इफेक्ट में? 2 लिख लो, फॉन्ट इफेक्ट और डैश करके लिखो सुपर स्क्रिप्ट। क्या लिखोगे? सुपर, या फिर ऐसे मत लिखो, फॉन्ट इफेक्ट में ऐसे लिखिएगा, फॉन्ट इफेक्ट में ऐसे लिखिए। फॉन्ट इफेक्ट में 2 एग्जांपल पॉपुलर चलते हैं, जैसे मैं x की पावर अगर 2 करूं, x की पावर 2 करूं, तो ये जो 2 है, कहां गया कर्सर, ये जो मैंने पावर में 2 लगाया, कर्सर कहां चला गया, चश्मा बनवाना पड़ेगा। ये जो 2 आपको नजर आ रहा है इसे हम सुपर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सुपर कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है। इसी प्रकार इसी x का अगर मैं बेस लगा दूं, इसी x में अगर बेस 2 कर दूं, तो बेस 2 इसे हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो यहां से क्या चीज नजर आ रही है सर? सुपर मतलब ऊपर, सुपर मतलब यानी बेस लाइन से जब एबव की बात आएगी, बेस लाइन से जब ऊपर की बात आएगी, तब हम सीधा सुपर स्क्रिप्ट को डिफाइन करेंगे। यानी बेस लाइन से अगर आप एबव जाओ, ऊपर जाओ, किससे? बेस लाइन जो हमारे पास होती है उससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो हमारा सुपर होगा। वहीं बेस लाइन से अगर हम बिलो जाते हैं, नीचे जाते हैं,
तो वहां पर हमारा सब स्क्रिप्ट होता है। अब यहां से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज कब करते हैं। जैसे अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हो, इक्वेशन में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा सुपर स्क्रिप्ट चलता है। बाकी अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करो, जैसे अगर आपको H2O लिखना है तो H2O में आपका सब स्क्रिप्ट यूज होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको समझने, लेकिन जब फॉन्ट इफेक्ट की बात आएगी तब आपको दो एग्जांपल यानी सुपर और सब आने चाहिए। बाकी स्ट्राइक थ्रो होता है, डबल स्ट्राइक होता है, स्मॉल कैप्स, ये सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन दो ऐसे हैं जिनकी मदद से आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर जाओगे। ज्यादा अपने शॉर्टकट की भी लिख दी, अच्छी बात है। यानी सुपर के लिए जो हमारी शॉर्टकट की होती है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए वो कंट्रोल प्लस होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस होती है। वहीं अगर आप सब स्क्रिप्ट शॉर्टकट की बात करोगे तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस होती है। अब शिफ्ट प्लस प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड पर प्लस साइन और इक्वल टू साइन दोनों एक ही की पर होते हैं। ठीक है, चलिए अब फॉन्ट इफेक्ट के बाद दूसरा आता है हमारा टेस्ट इफेक्ट। क्या आता है? टेस्ट इफेक्ट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फंसाते हैं कि टेस्ट इफेक्ट कौन से होते हैं। तो टेस्ट इफेक्ट के लिए हमारे पास सिंबल होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे टेस्ट इफेक्ट आपको नजर आते हैं, जैसे आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर स्टाइल। आप तो ये स्टाइल हमारे टेस्ट के इफेक्ट हो जाते हैं। क्लियर? देखो बाकी जो इफेक्ट आएंगे वो आप टेस्ट में रख दोगे, लेकिन फॉन्ट में याद करने के लिए आपके पास दो होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा? सुपर और सब। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं हम किस पर? हमारे फॉन्ट की एक कमांड है जिसका नाम चेंज केस है। क्या है? चेंज केस ही बचा, बाकी हमने पढ़ लिया। फॉन्ट में अगर आप ध्यान दोगे तो फॉन्ट में आपने सारी चीजें पढ़ ली। फॉन्ट में अगर मैं रिपीट करूं तो आपने सारी चीजें पढ़ ली, सुपर स्क्रिप्ट भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। क्लियर फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये क्लियर फॉर्मेटिंग का है। ये चेंज केस का, इसकी हमें बात करनी है अभी। यहां से फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है, ये फॉन्ट का साइज है, स्टाइल है, ये सारी चीजें हो गई। सिर्फ और सिर्फ चेंज केस बचा। अब चेंज केस के लिए अगर मैं बात करूं तो चेंज केस हमारे MS वर्ड में कितने होते हैं? सिर्फ 5 होते हैं। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल कि चेंज केस किस कमांड ग्रुप में होता है? सर फॉन्ट में होता है। चेंज केस किस टैब में है? सर होम में है। क्लियर? ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद है। अब चेंज केस को जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप अपनी नोटबुक में वैसे ही सेम तरीके से लिख लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है ना? पहला जो हमारा चेंज केस है उसका नाम है सेंटेंस केस। क्या है? सेंटेंस केस। जैसे लिखा है वैसे ही आप लोग लिख लीजिएगा, सेम प्रोसेस में लिखना, सेंटेंस केस। दूसरा है हमारा लोअर केस। दूसरा क्या है? लोअर केस। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लोग लिख लीजिएगा, सेम वैसे ही। ठीक है। तीसरा है अपर केस। सेम, ऐसा मतलब मैंने कैपिटल लिखा है तो आप भी कैपिटल ही लिखना, स्मॉल मत करना। क्यों? क्योंकि इनके नाम में इनका डेफिनेशन छिपा हुआ है। लिखिएगा, इनको लिखने से ही काम चलेगा। चौथे नंबर पे आता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज ईच वर्ड। और नेक्स्ट है टॉगल केस। नेक्स्ट है आपका टॉगल केस। इनके नाम में इनका डेफिनेशन है, इनके नाम में इनका डेफिनेशन है। अब मैं इनका डेफिनेशन डिफाइन करता हूं। ठीक है, चलिए। तो चेंज केस के लिए एक शॉर्टकट की और लिख लो। चेंज केस के लिए आप शॉर्टकट की और लिख लो। शॉर्टकट की चेंज केस के लिए जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो शिफ्ट F3 होती है, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। शिफ्ट F3 से हमारा चेंज केस होता है। अब हमारे चेंज केस तो 5 होते हैं, लेकिन पूछा यह जाता है कि कितने केस चेंज होते हैं। सर शिफ्ट F3 से 3 केस चेंज होते हैं, 3। अब वो 3 कौन कौन से, उस पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इन चेंज केस की डेफिनेशन को समझना होगा
क्योंकि ज्यादा नहीं तो इससे 20 से 30 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो इसे अच्छे से डिफाइन करेगा। देखो सेंटेंस केस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटेंस केस क्या है सर, सेंटेंस केस में हमारा प्रत्येक सेंटेंस का जो पहला लेटर यानी फर्स्ट जो लेटर है एस, ये कैपिटल रहेगा, यानी सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज कैपिटलाइज इज कॉल्ड अ सेंटेंस केस। ठीक है, दूसरा है अपर केस, लोअर केस। लोअर केस को अगर ध्यान से देखोगे सर, ऑल लेटर आर स्मॉल, सभी लेटर हमारे क्या है, स्मॉल हैं, छोटे हैं। अपर केस लोअर केस का रिवर्स है, अपर केस में सारे लेटर लोअर हैं, स्मॉल है, और अपर केस में सारे लेटर कैपिटल हैं, जिसे कैप्स कहते हैं। लोअर केस अपर केस में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है बाकी में। चलिए नेक्स्ट हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, जैसे कैपिटलाइज में सी कैपिटल, ईच में ई कैपिटल, डब्ल्यू में वर्ड में डब्ल्यू कैपिटल, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड की डेफिनेशन क्या निकली सर, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, उसे हम कैपिटलाइज ईच वर्ड कहते हैं। टॉगल केस रिवर्स केस होता है। टॉगल केस की डेफिनेशन आप जरूर लिखिएगा, और टॉगल केस की डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा जो आपने जब लिखा है ना वहीं पर। जैसे टॉगल केस को रिवर्स केस लिख लेना, रिवर्स केस की जब बात आएगी ना, रिवर्स केस की जब बात आएगी तब टॉगल केस में जाएंगे। ठीक है, अब डिफाइन करो। अब एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि इसकी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए इसमें टाइम लूंगा मैं। सेंटेंस केस की डेफिनेशन क्या है? सो सेंटेंस केस में पहला लेटर कैपिटल होता है पूरे सेंटेंस। सेंटेंस की मतलब पहचान कैसे करते हैं सर? जैसे हमारा सेंटेंस की पहचान, सर सेंटेंस के लिए हमारा डॉट साइन लगा होता है। क्या लगता है? डॉट। डॉट जैसे ही लग जाएगा सेंटेंस खत्म हो जाएगा और अगला सेंटेंस स्टार्ट, तो ऑटोमेटिक हमारा पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। लोअर में लोअर, अपर में कैपिटल, कैपिटलाइज में फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज कैपिटल, हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड होगा। टॉगल केस रिवर्स होता है। रिवर्स कैसे? यानी जो लेटर कैपिटल है वो स्मॉल हो जाते हैं और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो चेंज केस की डेफिनेशन पूरी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है ना, आई होगी। तो एक बार मैं पीडीएफ से सारी चीज आपको डिफाइन करा देता हूं कि मैंने पीडीएफ में आपको किस प्रकार से प्रोवाइड कराया था, अगर आप ध्यान देते अपने पीडीएफ नोट्स को। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन आप पढ़ चुके हो, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। और पेस्ट स्पेशल मैंने एमएस एक्सेल का बोला था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्लिपबोर्ड के ऑप्शन की मैं बात करूंगा, अभी क्लिपबोर्ड के ऑप्शन पर नहीं आया हूं। चलिए, मैं पहले सेंटेंस केस की बात करता हूं। सेंटेंस केस की, तो सेंटेंस केस में हमने देख लिया। सेंटेंस केस में क्या होता है सर? हमने शॉर्टकट की पढ़ ली, शिफ्ट F3। 3 केस चेंज होते हैं, कौन कौन से? लोअर, अपर और कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, डेफिनेशन क्या है सर? सेंटेंस में फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड। ठीक है, लोअर केस में एंटायर सेलेक्टेड टेक्स्ट आर चेंज स्मॉल लेटर। अपर केस क्या कह रहा है सर? और एंटायर सेलेक्टेड आपके कैपिटल। कैपिटलाइज ईच वर्ड में फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड बिगिन विद द कैपिटल लेटर। और टॉगल केस को लिखा है रिवर्स केस, यानी लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा कौन सा? चेंज केस। मैं प्रैक्टिकल करके अगर आपको बताऊं तो जैसे मैं यहां पर अगर मैं कोई सेंटेंस पे ले जाता हूं, जैसे मेरे पास ये है, मैं यहां पर परिवर्तन करके दिखाता हूं आपको। जैसे सपोज दैट मेरा ये सेंटेंस लिखा है, अभी यहां पर अगर आप नोटिस दोगे, ध्यान दोगे, तो यहां पर देखो एम में ये कैपिटल लिखा है, ये कैपिटल लिखा है, ये कैपिटल लिखा है, ये सेंटेंस केस है यहां तक। ठीक है ना, अगर मैं यहां पर देखो केस चेंज करता हूं, फिर आप देखिएगा क्या परिवर्तन हो रहा है। मैंने सिलेक्शन किया, मैंने चेंज केस में सेंटेंस लगाया, मैंने चेंज केस में सेंटेंस केस लगाया। क्या लगा? सेंटेंस केस। फिर मैं लोअर केस लगाता हूं। ठीक है,
लोअर केस के बाद मैं सेंटेंस केस लगाता हूं या फिर मैंने अपर केस लगाता हूं, तो आप अपने आप चेंज देख रहे हैं। अपर केस में ऑल लेटर आपके कैपिटल हो गए, लोअर केस में सारे स्मॉल हो गए। कैपिटल आई ईच वर्ड देखोगे ध्यान से, कैपिटल आई ईच वर्ड में क्या है, यानी प्रत्येक वर्ड का, यानी देखो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो रहा है, पहला लेटर कैपिटल हो रहा है, ठीक है, पहला लेटर कैपिटल हो रहा है। आगे जाएं तो आगे है हमारे पास कौन सा असर, टॉगल के। टॉगल केस रिवर्स होता है, टॉगल केस रिवर्स ऑर्डर पे जाता है। अभी आपके पास क्या था, कैपिटल ईच वर्ड था, यानी प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल था। टॉगल ने आपने उस पहले वर्ड को स्मॉल कर दिया, बाकी सारे कैपिटल कर दिए। तो पांचों डेफिनेशन आपको भली भांति समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे जाने पर हमें मिलेगा नेक्स्ट ग्रुप जिसका नाम पैराग्राफ ग्रुप है। क्या है, पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ समझ में आ गया तो मान के चलिएगा कि नेक्स्ट मतलब अगले इस सेशन को फिर आगे ले जाने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ ही टाइम सबसे ज्यादा लेता है। क्यों, क्योंकि इसमें कमांड बहुत सारी हैं, कमांड हमारे पास बहुत है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। हम पैराग्राफ की बात करते हैं, पैराग्राफ में अब जैसे कमांड ग्रुप की बात की हमने, तो पहले हमें कमांड की बात करनी होगी कि हमारे पास कौन कौन सी कमांड होती हैं। चलिए तो मैं एक बार कमांड को रीड करूं तो कमांड हमें कौन कौन सी मिलेंगी। सर पहले नंबर पे ये आपको नजर आ रहा है, ये तीनों आपको एक सेक्शन में नजर आ रहे हैं, तो ये आपको सिंबल नजर आ रहा है, इसे हम बुलेटिन कहते हैं, इसे हम बुलेट कहते हैं। ये जो नंबर लिखी है इसे हम नंबरिंग कहते हैं, और यहाँ पर 1 4 ये सब लिखे तो इसे मल्टी लेबल लिस्ट कहते हैं, मल्टी लेबल लिस्ट, ठीक है। अभी इनका यूज क्या है अभी हम समझेंगे, पहले हम कमांड को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर ये जो आपको एरो साइन नजर आ रहे हैं, एरो राइट एरो एंड लेफ्ट एरो, तो ये जो साइन है इसे हम इंडेंट कहते हैं, ये जो है वो हमारा इंडेंट होता है, ठीक है। ये साइन है आपका शॉर्ट, ये साइन है पैराग्राफ सिंबल का, ठीक है। ये आपको नजर आ रही है सर, ये क्या है सर, ये आपके अलाइनमेंट है, कितने अलाइनमेंट है। नंबर आप बता सकते हो कितनी अलाइनमेंट होते हैं, सर हमारे 4 होते हैं। डिफॉल्ट कौन सा है, ये वाला डिफॉल्ट है, बाकी इन अलाइनमेंट का फिगर भी आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट और सबसे फंसाने वाला, सबसे ट्रेंड में, ये आपको डाउन एरो और अप एरो वाला साइन नजर आ रहा है, इसे हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। क्या, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये स्पेसिंग की बात करता है, ठीक है ना, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं इसे, और इस पर हम समय लेंगे, और ये हमारा कलर डाल सकते हैं, यहां से हम बॉर्डर ले सकते हैं। तो ये पैराग्राफ सिंबल की कमांड है। अब हमें एक एक कर इनको डिफाइन करना होगा, समझना होगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं बुलेट एंड नंबरिंग की। इनको मैं रफ कर देता हूं। सबसे मैं बात करता हूं बुलेट और नंबरिंग की। अगर मैं बुलेट और नंबरिंग की डेफिनेशन आपको डिफाइन करूं, तो बुलेट यानी जब हमें लिस्टिंग बनानी है, क्या करोगे डेफिनेशन में, यानी जब हमें लिस्टिंग बनानी, क्या करना है, बुलेट नंबरिंग का हम यूज क्यों करते हैं, जब हमें लिस्टिंग बनानी, क्या करना है, लिस्टिंग बनानी है, तो लिस्टिंग के लिए हम बुलेट नंबर और मल्टी लेबल लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। यानी लिस्टिंग की क्रिएशन के लिए हम नंबरिंग, बुलेटिंग और मल्टी लेबल लिस्ट का यूज करते हैं। अब बुलेटिंग क्या है सर, बुलेटिन में हमारी लिस्टिंग में सिंबल्स का यूज किया जाता है, और नंबरिंग में नंबर का यूज होता है। अब नंबरिंग भी कई प्रकार की होती है, आपके रोमन नंबर होते हैं, अल्फाबेट नंबर हो सकते हैं, आपकी हिंदी वाले लेटर हो सकते हैं, नंबर वाले हो सकते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप की नंबरिंग होती है। वहीं अगर हम मल्टी लेबल लिस्ट की बात करें तो लिस्ट की, मल्टी लेबल लिस्ट की डेफिनेशन कैसे लिखोगे सर, जब लिस्ट के अंदर आपको सब लिस्ट बनानी है, क्या बनानी है, सब लिस्ट बनानी है, तब आप मल्टी लेबल लिस्ट का यूज करते हो। और मल्टी लेबल लिस्ट में हमारे पास जो लेबल हैं टोटल 9 होते हैं। कितने होते हैं सर, 9 हमारे मल्टी लेबल लिस्ट होते हैं, 9 प्रकार के मल्टी लेबल लिस्ट है, मैंने यहाँ पे लिख दी 9 प्रकार के मल्टी लेबल लिस्ट होते हैं, ठीक है। तीनों डेफिनेशन क्लियर हुई। अब हम थोड़ा सा आगे जाएं, तो आगे जाने पर देखो लास्ट में हमें एक कमांड नजर आ रही है जिसका नाम पैराग्राफ साइन है, ये पैराग्राफ सिंबल है। इसका यूज हम क्यों करते हैं, देखो पैराग्राफ साइन का यूज हम फॉर्मेटिंग को चेक करने के लिए करते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे, यानी कहां पर हमारा
पेज ब्रेक है, कहां पर लाइन ब्रेक है, कहां पर हमारा पैराग्राफ ब्रेक है, कहां पर हमारा सेक्शन ब्रेक है, कहां पर हमने स्पेस दे रखा है, कहां पर हमने टैब दे रखा है। यानी पैराग्राफ सिंबल से आप पूरे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग को चेक कर सकते हो। और पैराग्राफ सिंबल हमारे सेंटेंस के या फिर लाइन के सबसे बॉटम में आता है, यानी हमारी लाइन में जो टेक्स्ट जहां खत्म होगा वहीं पर पैराग्राफ सिंबल हमें दिखाई देता है। क्लियर। अगली कमांड है सॉर्ट, जिसे हम ए टू से और डाइन एरो से शुरू करते हैं, सॉर्ट कमांड। अब सॉर्ट कमांड की डेफिनेशन क्या है सर? जब अरेंजमेंट की बात आती है, जब अरेंजमेंट की बात आती, तो अरेंजमेंट में हमारे पास दो चीजें रहती हैं, यानी या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है या फिर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग का मतलब समझते हैं सर, बढ़ते क्रम में करना है, या फिर हम घटते क्रम में करना है, तब हम ऑर्डर यानी सॉर्ट कमांड का यूज करते हैं। और इसे हम लिस्टिंग के लिए मेन यूज किया जाता है, लिस्टिंग को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैच कराने के लिए। बाकी हमें अगली कमांड मिली जिसका नाम है क्या सर? इंडेंट। अभी इनको मैं अभी बताऊंगा, आपके नोट्स के माध्यम से भी बताऊंगा कि नोट्स में मैंने क्या लिख रखा है। अभी यहां पर डिफाइन कर लेते हैं। अभी यहां पर हम डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं, बाकी रिवाइज भी करेंगे, अभी टेंशन ना लें आप। मान रहा हूं कि कंटेंट बहुत ज्यादा कलेक्शन में जा रहा है आपके पास नया, तो बट आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रिलेट करिएगा, अपने आप ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है इंडेंट। अब इंडेंट जो आपको साइन नजर आ रहे हैं पैराग्राफ में जो आपको साइन नजर आ रहे हैं, ये जो साइन है इसे हम देखो, ये जो साइन है इसे हम डिक्रीज इंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्रीज इंडेंट होता है। और ये जो इंडेंट है इसे हम इंक्रीज इंडेंट कहते हैं, जबकि ये हमारे इंडेंट की टाइप नहीं होते, ये हमारे इंडेंट की टाइप नहीं होते। जो हमारा इंडेंट होता है ना वो रूरल लाइन पर होता है। दो प्रकार के मेन इंडेंट होते हैं, एक हमारा लेफ्ट होता है, एक हमारा लेफ्ट इंडेंट होता है, जो आपको ये सिंबल में नजर आ रहा है, ये लेफ्ट इंडेंट है, ये लेफ्ट इंडेंट है। और दूसरा हमारे पास जो इंडेंट होता है सर, ये इंडेंट आपका राइट इंडेंट होता है। लेकिन अगर इंडेंट की टाइप कभी पूछ लिए जाते हैं कि इंडेंट के टाइप कितने होते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। अगर कमांड आपके ऑप्शंस में दो है तो हम दो के साथ चले जाएंगे, लेफ्ट और राइट के साथ, ठीक है। बाकी अगर आपके पास मल्टी ऑप्शन और है तो अगर आप चार के साथ भी जा सकते हो। पूछो कैसे चार के साथ आप जाओगे? जब आप इस साइन को ध्यान से देखो, लेफ्ट तो आपको राइट तो आपको अच्छे से नजर आ रहा है, राइट का साइन कुछ ऐसा है, यानी राइट का साइन आपका ट्राइंगल जैसा है। लेकिन अगर आप लेफ्ट इंडेंट का साइन कुछ देखोगे तो लेफ्ट इंडेंट का साइन हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब इस साइन को हमें पढ़ना होगा। बाकी इन इंडेंट का यूज क्या होता है इसकी भी हम चर्चा अभी करेंगे। पहले इसके मैं फिगर को आपको समझा देता हूं कि फिगर कैसे है, इसकी फिगर को समझा। चलिए मैं फिगर सेपरेट तरीके से लिखता हूं। मैंने पहले बनाया फिगर इंडेंट लेफ्ट का, ये मेरे पास इंडेंट है, ठीक है। ये मेरे पास लेफ्ट इंडेंट। अब लेफ्ट इंडेंट में ये तीन सिंबल्स रहते हैं, बाकी राइट इंडेंट में हमारे पास ये इंडेंट है, ठीक है। मैंने इनका नाम भी लिख देता हूं। चलिए ये हमारे पास राइट इंडेंट है, इस लेफ्ट इंडेंट, इसका नाम लेफ्ट इंडेंट है। अब यहां से चीजें क्लियर हो रही, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। क्या? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट इंडेंट का साइन या राइट इंडेंट हमें कैसा दिख रहा है सर, ट्राइंगल शेप में दिख रहा है। बाकी अगर मैं पूछूं लेफ्ट इंडेंट हमें कैसा नजर आ रहा है सर, लेफ्ट इंडेंट का जो साइन है ना ये सर, ये रेक्टेंगल शेप का है, कैसा? चतुर्भुज शेप का है, रेक्टेंगल शेप का। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। बाकी अगर आप लेफ्ट इंडेंट में ध्यान से देखोगे तो ये जो ऊपर वाला साइन, ये ऊपर वाला आपका जो त्रिभुज है इसे हम फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं। क्या? फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट। और ये आपको जो साइन नजर आ रहा है ये वाला, इसे हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। अब इनका यूज क्या है, पहले हम इनको नाम को डिफाइन करें, उसके बाद यूज देखेंगे। इनका मैं प्रैक्टिकल भी आपको समझाऊंगा। तो लेफ्ट में टोटल हमारे पास कितने होते हैं? तीन होते हैं। यानी पहला जो ऊपर वाला ट्राइंगल उसे फर्स्ट लाइन या पहली लाइन इंडेंट बोला जाता है, और बीच में जो साइन है जिसे बिल्कुल राइट इंडेंट की तरह ही नजर आता है उसे हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास लेफ्ट इंडेंट है। त्रिभुज आपको नजर आ रहे होंगे, फर्स्ट और हैंगिंग
और राइट इंडेंट का जो साइन है वो ट्राइंगल जैसा है, बाकी लेफ्ट इंडेंट का जो साइन है उसे हम रेक्टेंगल शेप में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इनकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इंडेंट का यूज हम करते क्यों हैं। अब इंडेंट से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये इंडेंट होता क्या है, जभी तो आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट इंडेंट क्या कर रहा है, राइट इंडेंट क्या कर रहा है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको बैक में ले जाना होगा। अगर आपको कल मैं यहां पर एक बार फिगर बना देता हूं फिर आपको ले जाऊंगा। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं क्योंकि आपको फिगर से समझ में आ गया कि वो राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा है। चलिए मैं एक पेज बनाता हूं। मैंने एक पेज बनाया, एमएस वर्ड का ये पेज है, ध्यान से सुनिएगा, एमएस वर्ड का ये पेज है। अगर मैं पूछूं आपसे कि मार्जिन क्या है, सर आप मार्जिन आप बोलोगे सर जो बॉडी टेस्ट, यानी आपने टेस्ट यहां से लिखा, आपने टेस्ट यहां से लिखा, तो ये जो आपका जो कॉर्नर है यानी पेज के जो कॉर्नर है और बॉडी टेस्ट, ये जो स्पेस है ना, इसे हमने मार्जिन बोला था, कल ही बताया था, ये आपका मार्जिन होता है। मार्जिन की चार साइड होती है, ये लेफ्ट में, इसी प्रकार राइट में टॉप एंड बॉटम होता है। क्लियर, यानी आपके पेज के कॉर्नर और टेस्ट के बीच का जो स्पेस है ना उसे हम मार्जिन कहते हैं। यहीं पर हमें इंडेंटेशन मिलता है या फिर इंडेंट मिलता है। चेक करेंगे कैसे मिलता है, देखिए भाई, अगर मैं इस बॉडी टेस्ट को मैं यहां से लिखूं, अगर मैं इस बॉडी टेस्ट को यहां, मतलब हमारा मार्जिन तो यहां पे सेट है, हमारा मार्जिन यहां पे सेट है राइट में, मैं टेस्ट को यहां से लिखता हूं। समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है कुछ, मतलब हमारा मार्जिन सेट यहां पर था लेकिन हमने टेस्ट यहां से लिखा, तो मार्जिन और टेस्ट, बॉडी टेस्ट के बीच का ये जो स्पेस है ना इसे हम इंडेंट कहते हैं या फिर इंडेंटेशन बोला जाता है। क्लियर, अगर पूछा जाए डेफिनेशन तो आप आराम से बता दोगे, सर बता देंगे, इसमें कोई ज्यादा तीर मारने वाला कुछ है नहीं। क्लियर, तो इसी प्रकार अब इंडेंट की अगर हम बात करें और इंडेंट की डायरेक्शन भी पूछी जाती है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम इन जो चार इंडेंट हमने देखे, चारों के डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट की। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए मैंने लिखा है फर्स्ट लाइन, FL लिखा। फर्स्ट इंडेंट पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है, यानी पहली लाइन को इंडेंट करे वो हमारा फर्स्ट इंडेंट होता है। हैंगिंग इंडेंट की अगर हम बात करें, पहली लाइन को छोड़कर सारी लाइन इंडेंट करे वो हमारा हैंगिंग इंडेंट होता है। लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट साइड से इंडेंट करता है, राइट इंडेंट राइट साइड से इंडेंट करता है। मतलब ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर समझाता हूं। जैसे मैं एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूं, मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लिया और इस नए डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ टेस्ट आपके लिख लिए, कुछ टेस्ट मैंने आपका लिख लिए, ये मैंने टेस्ट लिख लिया नए डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास मल्टीपल पैराग्राफ हैं। अब इस पैराग्राफ में मेरे पास बहुत सारी लाइन है, इस पैराग्राफ में मेरे पास बहुत सारी लाइन है। अब यहाँ पर अगर मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊं तो आप आराम से समझ जाओगे। पहली लाइन इंडेंट में सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन इंडेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन इंडेंट होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पैराग्राफ है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। चलिए मैं अभी बता दूंगा। यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसका सिलेक्शन किया और पहले फर्स्ट लाइन इंडेंट किया, पहली लाइन, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से कि आपका कंटेंट तो यहां से लिखा जा रहा था लेकिन कंटेंट पहुंच यहां, यानी पहली लाइन यहां पर पहुंच गई। तो जब पहली लाइन इंडेंट करे उसे हम फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं। वहीं अगर पहली लाइन को छोड़कर बाकी सारी लाइन इंडेंट करे, मतलब पहली लाइन को छोड़कर बाकी सारी लाइन इंडेंट करे, उसे हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। यानी पहली लाइन को छोड़कर, ये देखो पहली लाइन छूटी है, आपने देखा आपके पैराग्राफ में पहली लाइन जैसी थी वहीं पर आ रही है, बाकी सारी लाइन आपकी जा रही है, तो ये हैंगिंग इंडेंट होता है। यानी लटकता हुआ इंडेंट है ना, उसे हम हैंगिंग कहते हैं, इसीलिए इसका नाम हैंगिंग पड़ा है। बाकी लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट साइड से इंडेंट करेगा, राइट इंडेंट राइट साइड से इंडेंट करेगा। अब मैं इसका फिगर आपको देके बताता हूं, चारों का डेफिनेशन, यानी चारों का डेफिनेशन एक पैराग्राफ में मैं लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि कैसे हमारा चेंज होता है। ठीक है, चलिए एक पैराग्राफ में मैं क्या करता हूं,
इस पैराग्राफ में मैंने फर्स्ट लाइन इंडेंट लिया, इस पैराग्राफ में मैंने फर्स्ट लाइन इंडेंट लिया, ठीक है। इस पैराग्राफ का मैंने सिलेक्शन किया तो मैंने हैंगिंग इंडेंट किया, ठीक है। मैं ध्यान से बता रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से। इस पैराग्राफ में मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट इंडेंट किया, इस पैराग्राफ में मैंने लेफ्ट इंडेंट किया, और इस पैराग्राफ में मैंने राइट इंडेंट किया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको समझाता हूं कि कैसे क्या हुआ हमारा कंटेंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नहीं समझोगे तब तक हो सकता है आपको इशू ही रहे, ठीक है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब स्क्रीनशॉट के माध्यम से ध्यान से सुनना, मैं प्रैक्टिकल, क्योंकि चीजें प्रैक्टिकल जब तक नहीं जाएंगी तब तक प्रॉब्लम रहेगी। देखो ये हमारी रूरल लाइन है, अगर ध्यान से देखोगे ये हमारी रूरल लाइन है ये वाली, ठीक है। यहां पर देखो ये हमारा मार्जिन सेट है, यहां पर हमारा मार्जिन सेट है, यहां पर मार्जिन सेट है, यानी कंटेंट हमारा यहां से आना चाहिए था और यहीं से लिखा है। बाकी आपका कंटेंट यहां से लिख रहा है, यानी सिर्फ पहली लाइन मूव कर रही है तो वो फर्स्ट लाइन, पहली लाइन इंडेंट का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। वहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो और नीचे जाओगे, और नीचे जाने पर हमें क्या मिलेगा, यानी पहली लाइन को छोड़कर सारी लाइन इंडेंट करे, पहली लाइन को छोड़कर सारी लाइन, यानी पहली लाइन आपकी जैसी थी जहां पर थी वही है, बाकी लाइन आपकी यहां पर जा रही है, तो ये आपका हैंगिंग इंडेंट हो जाता है। आप देख रहे हैं कि आपका कंटेंट यहां से लिख रहा है और इसमें ऑल लाइन जा रही है, सभी लाइन जा रही है, तो ये लेफ्ट इंडेंट होगा जो कि रेक्टेंगल सिंबल से जाता है। वहीं लास्ट है हमारे पास क्या सर, लास्ट बचता है राइट इंडेंट। अब राइट इंडेंट हमारे पास था कहां से, यानी अगर कंटेंट देखोगे तो कंटेंट राइट में यहां से सेव है मार्जिन, लेकिन कंटेंट यहां पर आ रहा है तो ये राइट इंडेंट होगा, राइट में स्पेस आ रहा है। और एक चीज अगर आपने इस इंडेंटेशन में नजर आई तो आपने देखा इंडेंटेशन की जो डायरेक्शन है, इंडेंटेशन की जो डायरेक्शन है जिसे हम इंक्रीज और डिक्रीज कहते हैं, वो डायरेक्शन हमारी या तो हम ऐसे जा रहे हैं या हम ऐसे जा रहे हैं। तो इंडेंट हमेशा हॉरिजॉन्टली चेंज होते हैं, कैसे, हॉरिजॉन्टली ही चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे इंडेंट चेंज नहीं कर रहे हो, ना ऐसे कर रहे हो, अप एंड डाउन में नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लेफ्ट एंड राइट में ही कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हमारे इंडेंट चेंज हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इंडेंट की डेफिनेशन आपने भली भांति समझी होगी और समझ में भी आई होगी। क्लियर। बाकी अगर आप नोट्स से ध्यान में देखोगे, नोट्स मैंने आपको जो प्रोवाइड करे थे वहां पर इन चीजों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, तो नोट्स पर मैं पूरी तरीके से बाद में आऊंगा। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मतलब प्रैक्टिकल बेसिस के माध्यम से। बाकी नोट्स में क्या लिख रखा है इसकी भी अभी हम चर्चा करेंगे कि मैंने नोट्स में किस वे से आपको डिजाइन करके बताया है, ठीक है। तो इंडेंटेशन आपको समझ में आ गए, इंडेंटेशन आपको समझ में आ गए। और इंडेंट आप देखो, इंडेंट आपके कहां पर है, रूरल लाइन पर है। सिंबल कितने हैं सर, चार बताओगे। फर्स्ट लाइन हैंगिंग, लेफ्ट एंड राइट। वैसे पूछा जाए कि इंडेंट कितने प्रकार के, 2 आता है, 4 ऑप्शन में नहीं तो आप 2 लगा दोगे, लेफ्ट और राइट। लेकिन अब आप बोलोगे सर आपने 2 चीजें बोल दी, यानी फास्ट और हैंगिंग भी बता दिया। जो फास्ट और हैंगिंग इंडेंट है वो स्पेशल इंडेंट है, स्पेशल है। अब स्पेशल कैसे आते हैं, अभी हम डायलॉग बॉक्स देखेंगे ना पैराग्राफ का, ये पैराग्राफ का जब हम डायलॉग बॉक्स यहां से लॉन्च करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंडेंटेशन में इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए, इंडेंट के बाद अगर हम आगे जाएं तो अगली कमांड हमें मिलती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कितने होते हैं सर, 4 हैं। कितने हैं, 4। इनका फिगर भी ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में इनका फिगर भी पूछा जाता है कि इनमें से हैंगिंग का हमारे ये लेफ्ट का इंडेंट कौन सा, लेफ्ट का अलाइन कौन सा है, राइट का कौन सा है। तो यहां पर एक का मैं फिगर आपको ड्रॉ करके बता देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। अब देखो, अगर मैं राइट की बात करूं तो राइट साइड से इंडेंट हो, राइट साइड से अलाइन होगा, यानी राइट साइड से जो अलाइन हो उसे हम राइट अलाइनमेंट कहते हैं। लेफ्ट साइड से अलाइन हो जिसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं, और सेंटर से अलाइन हो उसे सेंटर अलाइन कहते हैं। ये राइट है जिसकी मैंने चर्चा कर ली। जो दोनों साइड से अलाइन हो, यानी लेफ्ट साइड का फिगर भी स्पेस भी कंप्लीट करे, राइट साइड का फिगर भी कंप्लीट करे, उसे हम जस्टिफाई कहते हैं। और दोनों की, इन चारों की शॉर्टकट की भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। जस्टिफाई। डेफिनेशन, फिगर भी याद रखना, नहीं फिगर में आप फंस जाओ, सर हम फिगर नहीं बताया था आपने, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट कमांड है हमारी जिसका नाम है सर लाइन इन पैराग्राफ स्पेसिंग। सिंबल याद है, लाइन इन पैराग्राफ स्पेसिंग। पहले हम स्पेसिंग की चर्चा करते हैं,
फिर लाइन और पैराग्राफ पर आएंगे, फिर हम लाइन और पैराग्राफ पर आएंगे। ठीक है, तो स्पेस क्या होता है सर? स्पेस होता है जगह, यानी जगह जो होती है, यानी लाइन के बीच में जो जगह है, यानी जब हम डॉक्यूमेंट में कंटेंट लिखते हैं और कंटेंट में देखो हमारा वर्ड आता है तो वर्ड स्पेसिंग होती है, लेटर आता है तो लेटर स्पेसिंग होती है, जिसे हम कैरेक्टर स्पेसिंग के नाम से भी जानते हैं। जब वो सेंटेंस बनता है तो सेंटेंस स्पेसिंग होती है। जब वो सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस मिलके जब पैराग्राफ बनती है तो पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, और उसी पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग होती है। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ में हमारे पास मल्टीपल लाइंस होती हैं। अगर आप स्पेसिंग की बात करो, स्पेशल लाइन और पैराग्राफ, तो जैसे हमने इंडेंट की डायरेक्शन देखी सर, इंडेंट या तो इंक्रीज हो रहे थे या डिक्रीज हो रहे थे, तो इंडेंट की जो डायरेक्शन थी वो हॉरिजॉन्टली थी। वहीं अगर आप लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की जब बात करेंगे तो यहां पर आपको साइन से कुछ आइडिया हो रहा होगा। ये जो साइन है ना, ये साइन खुद की डेफिनेशन को और डायरेक्शन को भी डिफाइन कर रहा है, खुद की डायरेक्शन और डेफिनेशन को भी डिफाइन कर रहा है। कैसे? यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये कह रहा है कि ये लाइन आपकी ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, यानी आपका जो लाइन और पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है उसका डायरेक्शन हमारा वर्टिकली रहने वाला है। कैसे? वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली। क्लियर? ये प्रैक्टिकल चीज है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी। मैंने नोट्स में भी इतना नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, ये समझाना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में रिलेट कराए जाते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं आते, रिलेशन बिल्ड होता है और उस रिलेशन को हमें समझ के जाना होगा। ठीक है, चलिए तो पहले बात, अब लाइन और पैराग्राफ की स्पेसिंग को समझ लेते हैं, क्योंकि हमने स्पेसिंग समझ ली। अब हम बात करते हैं, यानी अमाउंट ऑफ स्पेस इन बिटवीन लाइन, उसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं, और उसी पैराग्राफ के बीच में स्पेस होता है। जैसे अभी मैं जाता हूं, मैंने अभी आपको पैराग्राफ बताया था, ये पैराग्राफ है। चलिए, ये जो पैराग्राफ मैंने लिख रखा है, अभी मैं यहां से समझा देता हूं। मैंने ये जो पैराग्राफ लिख रखा है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये देखो मैं यहां पर समझा देता हूं। ये जो पैराग्राफ देखो, ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, ये इसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं, यानी दो लाइन के बीच का जो स्पेस है ना, उसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। वहीं देखो, एक पैराग्राफ ये है हमारा, एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है। तो पैराग्राफ देखो, पैराग्राफ से यहां पे स्पेस होगा और इस पैराग्राफ के बाद स्पेस होगा, यानी पैराग्राफ में दो जगह स्पेस होता है, एक बिफोर होता है और एक आफ्टर होता है। ठीक है ना? लाइन में स्पेस की दिक्कत नहीं है, लाइन के स्पेसिंग के टाइप पढ़ेंगे, लेकिन पैराग्राफ स्पेसिंग का होता है सर, पैराग्राफ जहां शुरू होगा और जहां खत्म होगा वहीं स्पेस होगा। सही बात है ना? यानी पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां पे स्पेस है, और पैराग्राफ जहां खत्म हो रहा है वहां पे स्पेस है, यानी पैराग्राफ की दो स्पेस मिलते हैं, एक तो बिफोर और दूसरा आफ्टर। अगर लाइन स्पेसिंग की चर्चा करें, अब हम लाइन स्पेसिंग पर पूरी तरीके से आते हैं, क्योंकि लाइन स्पेसिंग पर हमें बहुत अच्छे से डिटेल में जाना होगा। जब हम लाइन स्पेसिंग की चर्चा करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, फिर मैं लाइन स्पेस पे आता हूं, क्योंकि लाइन स्पेसिंग भी हमारी उसी प्रकार से जरूरी है जैसे हमने चेंज केस पढ़ा था, क्योंकि फॉन्ट टैब में सबसे ज्यादा टाइम जो लेता है वो चेंज केस लेता है, और पैराग्राफ में जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है वो स्पेसिंग ही लेता है। अगर हम लाइन स्पेसिंग की बात करें, किसकी? लाइन स्पेसिंग की, तो लाइन स्पेसिंग में यहां पे लिखता हूं, डेफिनेशन आपके पास अवेलेबल थी, मैंने आपको बता दी। लाइन स्पेसिंग के हमारे पास कितने ऑप्शन, कितने टाइप होते हैं सर? 6 टाइप, 6 टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से लिखिएगा सर? सिंगल होता है, डबल होता है, एटलीस्ट होता है, एग्जैक्टली होता है। कितने हो गए सर? 4 हो गए। अच्छा, यहां ये दूसरा हमारा, ये दूसरा मैं यहां पे लिखना भूल गया, 1.5 लाइंस होता है, 1.5 लाइंस होता है, और लास्ट में होता है मल्टीपल। टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 6, यानी सिंगल, 1.5 लाइन, डुअल, डबल जैसे बोलते हैं, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल। ठीक है, लाइन, यहां पर मेजरमेंट यूनिट की भी चर्चा हम करेंगे, अभी मैंने उसकी बात नहीं की है। फॉन्ट में क्या मेजरमेंट आता है, लाइन में क्या आता है, हमारे टैब इंडेंटेशन में क्या आता है,
टैब में क्या आता है इसकी भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन पहले हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सिंगल का मतलब होता है जब लाइन के बीच में हमें 1.0 का स्पेस देना हो। 1.5 का मतलब है जब हमें लाइन के बीच में 1.5 का स्पेस देना हो। ड्यूल का मतलब होता है जब 1.0 का स्पेस देना हो। एटलीस्ट और एग्जैक्टली, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्ट, जितनी जरूरत है उतना ही ले लेगा, जितनी जरूरत है उतना ही। ये ऑटोमेटिक चलते हैं दोनों, ऑटोमेटिक हमारे पैराग्राफ, हमारे डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट होता है उसी के हिसाब से चलते हैं। मल्टीपल को हम कस्टम नाम से जानते हैं, मल्टीपल को हम कस्टम नाम से जानते हैं, यानी हमें इन पांचों में से कोई सेलेक्ट नहीं करना, हमें अपने हिसाब से सेलेक्ट करना। जैसे हमें लाइन की स्पेस हमें 1.25 देना है, अब 1.25 का सिलेक्शन है नहीं, तो 1.25 कहां से मिलेगा? आपको 4.0 देना है, तो कहां से मिलेगा? आपको मल्टीपल के साथ जाना होगा, आपको मल्टीपल के साथ जाना होगा। तो लाइन स्पेसिंग हमारे पास कितनी है सर? टोटल 6 होती है, सिंगल, 1.5, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल। बाकी इनका स्पेस भी हमने पढ़ लिया। सिंगल के लिए 1.0, 1.5 के लिए 1.5, डबल के 2.0, एटलीस्ट और एग्जैक्टली हमारा ऑटोमेटिक चलती है, और कस्टम यानी मल्टीपल की बात हो जाती है। ठीक है, आया समझ में? बाकी इस पर एडवांस चीजें भी रहेंगी, अभी हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ठीक है, अब आता है हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग। जब हम पैराग्राफ स्पेसिंग की बात करते हैं तो पैराग्राफ स्पेसिंग मैंने आपको 2 बताए थे, यानी पैराग्राफ, एक तो पैराग्राफ बिफोर यानी पैराग्राफ से पहले, आप पैराग्राफ से पहले लगा सकते हैं, यानी पैराग्राफ से पहले जो स्पेस लगेगा उसे हम बिफोर कहते हैं, और पैराग्राफ के जो बाद लगता है उसे हम आफ्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? आफ्टर कहते हैं। बाकी जब आप ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जब लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग डायलॉग बॉक्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कमांड आती है, ये मैंने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास जो ड्रॉप डाउन मेनू पे जो कमांड आ रही है वो कौन कौन सी होती है, ये देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब मैंने लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे ड्रॉप डाउन हुई, इस पे क्लिक किया, क्लिक करते हमें देखो 1.0 मिला, 1.15 मिला, 1.5 मिला, 2.0 मिला, 2.5 मिला, 3.0 मिला, और लाइन स्पेसिंग के जो ऑप्शंस हैं वो यहां से हमें मिल जाएंगे। बाकी पैराग्राफ स्पेसिंग के 2 टाइप मिलते हैं, एक तो आप पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर ऐड कर सकते हो, पैराग्राफ स्पेसिंग आफ्टर ऐड कर। बिफोर का मतलब क्या है? यानी पहले आपका पैराग्राफ लग जाएगा स्पेसिंग, आफ्टर मतलब बाद में लगेगा। यानी ये आपकी पैराग्राफ में मल्टीपल लाइन है, ये पैराग्राफ में मल्टीपल लाइन है, तो हम अगर बिफोर की बात करें, बिफोर स्पेसिंग कहां लगेगा सर? बिफोर यहां पे लगता है पहले, ठीक है ना। अगर मैं आफ्टर की बात करूं तो आफ्टर यहां पे लगता है लास्ट में। तो पैराग्राफ स्पेसिंग भी हमारा क्लियर हो गया। बाकी पैराग्राफ स्पेसिंग के टाइप भी होते हैं जो कि डिजाइन टैब में हमें मिलते हैं, तो उनके डिजाइन टैब में हम उनकी फिगर से समझ लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग दोनों कंप्लीट हो जाता है। अगर इतना समझ में आ गया तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स भी हमारा फिनिश हो जाता है। लेकिन अभी रह गया है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। क्यों? क्योंकि जब हम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हाँ सर और भी कमांड हमारे पास थी। चलिए, तो एक बार पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करते हैं, क्योंकि अभी हमने जो कमांड पढ़ी वो हमें पैराग्राफ ग्रुप में जो कमांड नजर आ रही है, यानी ये जो कमांड दिख रही है यही पढ़ी है। इसके अलावा हम डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करेंगे, यानी जब हम डायलॉग बॉक्स को यहां से लॉन्च करेंगे तब हमें और समझ में आएगा कि इसके अंदर और कौन कौन सी कमांड होती है। ठीक है, बाकी इनका रिवीजन भी हो जाएगा जब हम लॉन्चिंग करेंगे, तो इनका रिवीजन भी केसेस में भी हम चले जाएंगे। चलिए, तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को मैं लॉन्च करता हूं, और पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के बाद हमारे पास ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला, ये है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। ठीक है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स जैसे ही आया तो हमारे पास क्वेश्चन की बौछार आना स्टार्ट हुई। पहला क्वेश्चन ये है कि पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में कितने टैब होते हैं सर? 2 होते हैं। कौन कौन से सर? इंडेंट एंड स्पेसिंग होता है, और दूसरा होता है लाइन एंड पेज ब्रेक होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, किसी बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये ओपन करते ही आपको मिलेंगे, इसीलिए कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है इस टैब के अंदर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बाकी अगर आप
जब इंडेंट स्पेसिंग यानी जो हमारा डिफॉल्ट टैब आता है इंडेंट स्पेसिंग, जब उसमें आप जाओगे तो हमारा जो ग्रुप मिलता है, क्योंकि ये सीपीसीटी में तो स्पेशल पूछा ही जाता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सीपीसीटी में स्पेशल पूछा जाता है कि जब हम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब पर जाएं तो कितने ग्रुप में इसे डिवाइड किया गया है। तो पहला ग्रुप देखो जर्नल का है, दूसरा ग्रुप किसका है सर इंडेंटेशन का, तीसरा स्पेसिंग का, चौथा प्रीव्यू का। सो 4 ग्रुप टोटल है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, क्या नहीं है तो सीपीसीटी वाले तो कभी भी पूछेंगे इस चीज को, क्योंकि इस चीज की वो पहले से हिंट कर चुके हैं। यानी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के अंदर 2 टैब है, इंडेंट एंड स्पेसिंग, लाइन एंड पेज ब्रेक। तो इंडेंट स्पेसिंग को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। जर्नल, जिसमें हमारे पास कौन सी कमांड आती है सर, अलाइनमेंट कमांड आती है। इंडेंटेशन, सर इंडेंटेशन में हमारे पास इंडेंट आता है लेफ्ट एंड राइट वाला। बाकी इस इंडेंट को जब हम मिरर इंडेंट बनाए, अब ये मिरर इंडेंट क्या होता है सर, मिरर इंडेंट का मतलब है कि जब हम मिरर मार्जिन होता है, मिरर मार्जिन हम लेआउट टैब में पढ़ेंगे, तो मिरर मार्जिन में ये जो लेफ्ट और राइट होता है, लेफ्ट हमारा इनसाइड में चेंज हो जाता है और राइट इंडेंट हमारा आउटसाइड में चेंज हो जाता है। ये हमारा मिरर इंडेंट में परिवर्तन हो जाता है। बाकी अब बोलोगे सर लेफ्ट और राइट इंडेंट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने 2 और पढ़ाए थे सर, हमारे पास फर्स्ट लाइन इंडेंट था, हैंगिंग था, वो तो दिख ही नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें इस स्पेशल ऑप्शन पे जाना होगा। किस पर जाएंगे हम, इस स्पेशल ऑप्शन पे जाएंगे। इस स्पेशल ऑप्शन में हमारे पास कितनी कमांड है, देखो डिफॉल्ट रूप से तो अगर आप देखोगे स्पेशल में हमारे पास नन डिफॉल्ट रूप से आ रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 और होती है। कौन कौन से सर, फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग। यानी ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे इंडेंटेशन के अंदर स्पेशल कमांड है, उसके अंदर कितनी कमांड रहती है सर, 3। नन जो कि डिफॉल्ट है, बाकी 2 को आप लगा सकते हैं, फर्स्ट और हैंगिंग, यहीं से आपको मिलता है। चलिए स्पेसिंग की बात करें तो पैराग्राफ स्पेसिंग आपका बिफोर ये रहा, आफ्टर ये रहा। बाकी अगर आप लाइन स्पेसिंग की बात करें तो लाइन स्पेसिंग आपको यहां से मिलता है। डिफॉल्ट रूप से आपका मल्टीपल रहता है, क्यों, क्योंकि जब हम डिफॉल्ट रूप की बात करें हमारा लाइन स्पेसिंग कितना आता है, जैसे लेटेस्ट वर्जन की अगर बात करोगे तो लेटेस्ट वर्जन में लाइन स्पेसिंग 1.15 आता है, तो ये मल्टीपल डिफॉल्ट रहेगा। बाकी इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जैसे ही क्लिक करोगे तो बाकी जो 6 टाइप है या फिर बाकी जो 5 टाइप है, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 होती है, तो वो उन सबकी लिस्टिंग आपको नजर आ जाएगी, उन सबकी आपको लिस्टिंग नजर आ जाएगी। अब जैसे आप दूसरे टैब पर जाओगे, जैसे आप दूसरे टैब पर जाओगे तो हमें दूसरे टैब का नाम है लाइन एंड पेज ब्रेक। लाइन एंड पेज ब्रेक में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है वो हमारा पैजिनेशन है। इसे आप लिखिएगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, तो एक बार लिखिएगा पैजिनेशन कंट्रोल। क्या लिखोगे, पैजिनेशन कंट्रोल। मैं यहां पर अगेन लिख देता हूं जिससे आपको लिखने में भी आसानी होगी। क्या लिखने है, आप अपनी नोटबुक में लिखिए पैजिनेशन कंट्रोल। अब आप बोलोगे सर ये पैजिनेशन कंट्रोल क्या करता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे तब तक इसके ऑप्शन को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। अब एक बात बताइए कि हम किसकी सेटिंग की बात करें सर, हम पैराग्राफ की बात करें। पैराग्राफ में क्या होता है सर, पैराग्राफ में लाइन होती है, यानी पैजिनेशन कंट्रोल लाइन को कंट्रोल करता है। और इस चीज का डेफिनेशन हमें हिंट हो रहा है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स की उस टैब से जिसमें कमांड अवेलेबल है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको नजर आएगा कि पैराग्राफ के सर लाइन एंड पेज ब्रेक कमांड टैब में आपका पैजिनेशन है, तो इसका मतलब है कि सर ये लाइन एंड पेज ब्रेक को कंट्रोल करता है। कुछ आया, कुछ समझ में आया, हिंट हुआ सर, बिल्कुल हुआ। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार का टैब है उसी प्रकार की कमांड आएंगी। जैसे इंडेंट स्पेसिंग में आपका इंडेंट और स्पेसिंग से रिलेटेड कमांड थी, तो लाइन ऑन पेज ब्रेक में हमारा लाइन ऑन पेज ब्रेक से रिलेटेड कमांड रहेंगी। तो पहली कमांड हमें पैजिनेशन कंट्रोल मिलता है। तो डेफिनेशन क्या निकला, समराइज क्या हुआ सर, पैजिनेशन कंट्रोल हमारे पैराग्राफ की लाइन एंड ब्रेक्स को कंट्रोल करता है। किसको, लाइन एंड ब्रेक्स को कंट्रोल करता है। अब इसकी हमारे पास 4 ऑप्शन डिफॉल्ट रूप से नजर आ रहे हैं। चलिए इन 4 में जो डिफॉल्ट सिलेक्शन रहता है
वो विडो ऑर्फन का रहता है। किसका? विडो ऑर्फन। मैं यहां पर अगेन लिख देता हूं। पहला सर विडो है, पहला है हमारा विडो और ऑर्फन कंट्रोल है। ऑर्फन का मतलब क्या होता है सर? अनाथ। दूसरा है हमारे पास कीप विथ नेस्ट, कीप विथ नेस्ट। अब इनके नाम में इनका डेफिनेशन है, इसीलिए मैं लिखा रहा हूं आपको। कीप लाइन टुगेदर, कीप लाइंस टुगेदर, नाम से डेफिनेशन। आपको अगर थोड़ी सी इंग्लिश आती है, वैसे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इंग्लिश का मीन्स आप निकाल पाओ। पेज ब्रेक बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। लिख लिए मैंने, चारों लिख लिए, अगेन लिखिए जिससे आप भी लिख पाओ, इसीलिए मैंने लिखे साथ ही साथ में आप भी लिख। विडो ऑर्फन, तो विडो ऑर्फन के आगे क्या लिखोगे? देखो विडो ऑर्फन हमारे पैराग्राफ की, क्योंकि पैराग्राफ की लाइन को कंट्रोल करा है, विडो ऑर्फन हमारे पैराग्राफ की 2 लाइन को कंट्रोल करता है। कितनी? 2 लाइन को। अब ये 2 लाइन स्टार्टिंग में हो सकती है और लास्ट में हो सकती है, यानी पैराग्राफ की स्टार्टिंग की या लास्ट की 2 लाइन को जो कंट्रोल करता है उसे हम विडो ऑर्फन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है, विडो है, ऑर्फन, इसीलिए ये पैराग्राफ की स्टार्टिंग और लास्ट की 2 लाइन के साथ जाता है, दोनों लाइन के साथ जाता है। क्लियर? नेस्ट है कीप विथ नेस्ट। अब कीप का मतलब क्या होता है सर? रखना। नेस्ट का मतलब अगली पोजीशन से, यानी अगला ब्रेक हो सकता है, अगला पैराग्राफ हो सकता है, यानी जो लाइन है उनको अगली पोजीशन से रखना, उसे हम कीप विथ नेस्ट कहते हैं। यानी कीप विथ नेस्ट, जब हम अगली पोजीशन से लाइन को सेट करना चाहते हैं तब हम कीप विथ नेस्ट के साथ जाते हैं। और कीप लाइन टुगेदर का मतलब क्या है कि पैराग्राफ की जितनी भी लाइन है, अगर आपके पैराग्राफ में 5 लाइन है तो 5 लाइनें आपको एक ही पैराग्राफ पर आएंगी। अब इनका यूज हम सब प्रैक्टिकल समझाओ तो ज्यादा आसान होगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। और ये जो पैजिनेशन कंट्रोल है इनका यूज हम मतलब बोला जाए कि जो रीडिंग है, जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा रीडेबल बनाना चाहते हैं तो वहां पर इसका यूज होता है। कीप लाइन टुगेदर मतलब पूरे पैराग्राफ की लाइन एक ही जगह पर आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पेज पे 3 लाइन आई, बाकी की 4 लाइन अगले पेज पर आई, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें पैराग्राफ अगर प्रीवियस पेज पे आएगा तो पूरी लाइनें आएंगी, नहीं तो वो अगले पेज पर चला जाएगा। ठीक है। पेज ब्रेक बिफोर मतलब अगले पेज से हम कंटेंट को लिखना स्टार्ट करती हैं। और पेज ब्रेक कमांड भी होती है जिसका यूज हम कंट्रोल एंटर से करते हैं, यानी कंट्रोल एंटर जैसे हम कर देंगे, कंट्रोल एंटर जैसे आप प्रेस कर दोगे तो आपका पेज इंसर्ट हो जाता है और पेज ब्रेक हो जाता है, यानी नए पेज से कंटेंट लिखना हमारा पेज ब्रेक होता है। क्लियर, समझ में आया? तो यहां से हमारा पैराग्राफ जो डायलॉग्स है वो कंप्लीट हो जाता है, पैराग्राफ डायलॉग्स वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, तो एक बार इतना अगर कंफर्म हो गया तो बता दीजिए। बाकी आपके पास 2 कमांड ग्रुप और बचे हैं जिसमें हमारा स्टाइल आता है और एडिटिंग आता है। एक बार कंफर्म करिए। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा फॉन्ट, हमने फॉन्ट डायलॉग्स पढ़ा था ना, उस फॉन्ट डायलॉग्स में भी हमारे पास 2 टैब थे, एक फॉन्ट था, दूसरा एडवांस था। इस एडवांस में क्या मिलता है सर? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग मिलती है। इसके अलावा आपका ओपन टाइप फीचर्स भी मिलते हैं जिसमें आपका लेजर, नंबर स्पेसिंग, नंबर फॉर्म, स्टाइलिश, ये सारे टर्म रहते हैं। तो इतने, और बाकी अगर आप कर्निंग फॉर फॉन्टिंग करना चाहते हैं, फॉन्ट, इन सब की भी हम चर्चा करेंगे। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मतलब क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फॉन्ट हमारा पैराग्राफ कमांड ग्रुप हो जाता है समाप्त। बाकी कुछ चीजें रह गई हैं, देखो फॉन्ट में भी अभी मैंने कुछ छोड़ा है, क्लिपबोर्ड में भी अभी कुछ छोड़ा है, क्योंकि कुछ एडवांस चीजें छोड़ी हैं, और पैराग्राफ में भी कुछ छोड़ा, तो उसकी अभी हम चर्चा करेंगे, आएंगे लौट के, क्योंकि नोट्स की मदद से उस पर जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा कमांड ग्रुप है जिसका नाम है स्टाइल्स। नेक्स्ट कौन सा है सर? स्टाइल।
स्टाइल की अगर हम बात करें तो स्टाइल में हम हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल की डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। यानी स्टाइल हमारे बॉडी टेक्स्ट का डिफॉल्ट लेआउट होता है। समझ में आया? यानी हम अपने डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट लिख रहे हैं, अब इस या बॉडी टेक्स्ट में जो कंटेंट लिख रहे हैं उसमें हेडिंग होती है, उसमें टाइटल होता है, सब टाइटल होता है। अब ये हेडिंग सर क्या होती है? देखो काफी बार क्या होता है कि हम जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारी आदत होती है, हम क्या कर, जैसे वीडियो को हमें हेडिंग बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि इस वीडियो को जैसे एंटर किया तो इसको हमने क्या करेंगे, इसको देखना हमने बोल्ड किया, इसका साइज थोड़ा बढ़ा दिया, तो हम सोचेंगे कि ये हमारा हेडिंग बन गया, जबकि ऐसा नहीं है। हेडिंग में ऐसा आपका बड़ा करने से, कलर चेंज करने से हेडिंग नहीं बनता है। आपको हेडिंग का फॉर्मेट देना होगा। जब तक आप फॉर्मेट हेडिंग का नहीं दोगे तब तक वो हेडिंग क्रिएट नहीं होगा। अब इस हेडिंग का यूज हम कहां करते हैं, कैसे करते हैं, इसका बड़ा यूज है। क्योंकि जब आप किसी टेक्स्ट को बड़ा कलर चेंज कर देते हैं तो आपकी नजर में तो वह हेडिंग हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट की नजर में हेडिंग नहीं है। अब हेडिंग का यूज जब आप फाइंड करते हैं, जब आप आगे पढ़ोगे फाइंड करोगे तो वहां पे हेडिंग को फाइंड करना। जब आपने अपनी डॉक्यूमेंट में हेडिंग डिफाइन ही नहीं करी है तो आप फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। भले ही आपने टेक्स्ट को बड़ा कलर कर दिया तो वो आपकी नजर में हेडिंग है, लेकिन डॉक्यूमेंट की नजर में हेडिंग को डिफाइन करना होता है। और हेडिंग के टाइप होते हैं भाई, हेडिंग आपका 1 2 3। अब ये डिपेंड करता है कि आप हेडिंग कौन सा यूज कर रहे हो, उसी प्रकार साइज, कलर, फॉन्ट का फेस, ये सारी चीजें सेट होती है। तो स्टाइल के अंदर हम हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल की डिफॉल्ट टेम्पलेट, डिफॉल्ट लेआउट का यूज करते हैं। अब ये डिफॉल्ट में क्या आता है सर? डिफॉल्ट में हमारा फॉन्ट आता है, फॉन्ट का फेस आता है, उसमें कलर आता है, उसमें साइज आता है, उसमें स्पेसिंग आती है, सब कुछ। यानी टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी हमारी लेआउट के अंदर आती है। बाकी कुछ हमारी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी आती है, जैसे लाइन स्पेसिंग है तो पैराग्राफ स्पेसिंग हो जाती है, पैराग्राफ स्पेसिंग है तो पैराग्राफ स्पेसिंग। यानी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड अगर आपको डिफॉल्ट चीजें यूज करनी है तो आप स्टाइल के अंदर जा सकते हैं, वो बॉडी टेक्स्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बाकी आते हैं वापस। अब आप बोलोगे सर ये स्टाइल का एक एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल देंगे अभी, हम एग्जाम्पल अभी देंगे, वापस आएंगे लौट के पर। एक बार बेसिक रूप से आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कमांड ग्रुप है जिसका नाम एडिटिंग है। पहली बात ये कि एडिटिंग में कितनी कमांड है। आप अगर एडिटिंग में कमांड की बात करोगे तो आप बोलोगे सर 3 कमांड है। कौन कौन सी? सर फाइंड है, क्या है? फाइंड है, रिप्लेस है और स्टाइल है, सॉरी सेलेक्ट है। ये 3 कमांड होती हैं। लेकिन काफी लोग कहते हैं सर एडिटिंग के अंदर 3 कमांड है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। गो टू कमांड यहां पर नहीं मिलती है। गो टू कमांड फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स के अंदर मिलती है। एक बार इनके सिंबल जरूर देख लेना। चलिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इस फिगर को, तो इस फिगर में आपको एक चीज नजर आ रहा है। जैसे फाइंड देखा तो फाइंड के आगे आपका ड्रॉप डाउन मेनू है। क्या है? ये ड्रॉप डाउन मेनू है। इसका मतलब है कि इस फाइंड के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल कमांड्स हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब हम फाइंड ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं तो हमें कौन सी कमांड और कितनी मिलती हैं। ठीक है ना? तो पहली बात कौन सी मिलती है, उससे पहले हमें जानना होगा कि हमें मिलती कितनी है। सर 3 कमांड मिलती है। कौन कौन सी? सर एक तो फाइंड है, दूसरा एडवांस फाइंड है और तीसरा गो टू। गो टू यहां पर मिलता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि जब आप सेलेक्ट के ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं, जब आप सेलेक्ट के ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको कौन कौन सी कमांड नजर आएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सेलेक्ट के ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना होगा। जैसे मैंने यहां पर क्लिक कर दिया, क्लिक जैसे किया तो आपका ड्रॉप डाउन मेनू पे ये आपकी लिस्टिंग आ गई। कौन कौन सी? सर सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन पैन है आपका। तो ये कमांड आपके पास अवेलेबल होती है। इनका ड्रॉप डाउन मेनू नंबर फॉर्म में या फिर वैलिड और इनवैलिड केस में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कमांड फाइंड के ड्रॉप डाउन मेनू में वैलिड और इनवैलिड है। तो फिर आपको पता होगी तो आप आराम से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो फाइंड रिप्लेस पर जब हम क्लिक करते हैं, जब हमने फाइंड या रिप्लेस पर क्लिक किया
जैसे अगर हमने फाइंड पर क्लिक किया या रिप्लेस पे क्लिक किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है, जिस डायलॉग बॉक्स का नाम क्या होता है सर, फाइंड एंड रिप्लेस होता है। क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का यूज क्या करते हैं सर? फाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज को हम सर्च करना है, क्या करना है? सर्च करना है, तब हम जाते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है कि पहले से कोई कंटेंट लिखा हुआ उस पर हमें दूसरी चीज पेस्ट करनी है, तब हम रिप्लेसिंग केस में जाते हैं। इसी फाइंड एंड रिप्लेस में हमारे पास 3 टैब आते हैं। कौन कौन से? पहला फाइंड आता है क्योंकि फाइंडिंग की बात करता है, दूसरा रिप्लेस आता है जो रिप्लेस की बात करता है। अब रिप्लेस में हमारे पास जो कमांड रहती है वो 2 सेक्शन आते हैं, यानी फाइंड व्हाट, पहले हमें ढूंढना होता है कि हमें फाइंड ढूंढना क्या है, ठीक है ना, और दूसरा सेक्शन आता है जिसमें रिप्लेस विथ लगाना होता है, यानी किसके साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीजें रहती हैं। फाइंड व्हाट का मतलब है कि हम किस कमांड के साथ रिप्लेस करना है हमें, ठीक है ना। दूसरा रिप्लेस विथ में हम वो कंटेंट लिखते हैं जिस टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। 3 इडियट में मूवी में इसका भली भांति यूज हुआ था और काफी स्टूडेंट ने इसका इंटरेस्ट भी लिया था, ठीक है। चलिए तीसरी कमांड आती गो टू। अब गो टू का मतलब क्या है सर? गो टू का मतलब होता है जाना। अब जाना किस पर है सर? आपको हेडिंग पर जाना है, आपको पेज पर जाना है, आपको लाइन पर जाना है, बुकमार्क पे जाना है, हाइपरलिंक पे जाना है, टेबल पर जाना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है, आपका फुटनोट पे जाना है, एंड नोट पे जाना है। कहां पर जाना है? अब इतने नाम सुने, हो सकता है बहुत सारे नाम आपको आते हो, बहुत सारे नाम आपके लिए नए हो, तो जैसे जैसे आप चलोगे वैसे वैसे आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज आपको और समझनी होगी कि जब हम फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं तो हमारा डायलॉग बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आप पुराने वर्जन का यूज करें, जैसे 2007 का यूज करें, तो 2007 में जब हम फाइंड करेंगे, जब हम 2007 में फाइंड करते हैं तो फाइंड करने पर हमें कंट्रोल ऐप से आप बोलोगे फाइंड हो जाता है। 2007 का अगर आप यूज करें तो 2007 में कंट्रोल एफ जैसे ही करोगे, कंट्रोल एफ जो शॉर्टकट की हमने पढ़ी थी, कंट्रोल एफ से फाइंड हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप लेटेस्ट वर्जन का यूज करें तो कंट्रोल एफ से आपका नेविगेशन पेन यूज होता है। क्या होता है? नेविगेशन पेन यूज होता है। अब ये नेविगेशन पेन क्या होता है सर? जैसे कंट्रोल एफ से फाइंड होता है तो ये नेविगेशन पेन भी हमारा फाइंड से रिलेटेड ही काम करता है। तो यहां से क्वेश्चन ये बना कि जब हम कंट्रोल एफ करेंगे लेटेस्ट वर्जन में तो वहां से फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। अगर आप फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स लाना चाहते हो तो या तो आप रिप्लेस कमांड के लिए शॉर्टकट की प्रेस करो जो कि कंट्रोल एच होती है, या फिर फाइंड एंड रिप्लेस में तीसरा टैब हमारा गो टू होता है जिसके लिए शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल जी होती है, या आप उसे प्रेस कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल एच किया तो हमारा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज करता हूं। जैसे मैं कंट्रोल जी करता हूं तो कंट्रोल जी से भी हमारा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आ गया। और यहां पर अगर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने पर आपको जो टैब मिलेंगे, जो आप फाइंड एंड रिप्लेस में जो आपको टैब मिलेंगे, ये देखो टैब आपको नजर आ रही है। जैसे मैंने गो टू किया तो आपका गो टू टैब एक्टिव हो गया। अगर मैं फाइंड करता तो फाइंड टैब, रिप्लेस करता तो रिप्लेस। अब गो टू में गो टू व्हाट यानी पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, ये सारे सेक्शन लेते हैं। जिसमें जैसे पेज है तो नंबर टाइप करिए और सीधा नेक्स्ट कर दीजिए, आपका गो टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक था हमारा। अब बोलोगे सर कंट्रोल एफ करके तो बताया ही नहीं आपने। चलिए कंट्रोल एफ भी कर देता हूं, कंट्रोल एफ भी कर देता हूं। जैसे ही कंट्रोल एफ हम करेंगे, जैसे मैं कंट्रोल एफ करता हूं, मैंने कंट्रोल एफ किया तो कंट्रोल एफ करने से अगर आपने ध्यान दिया हो तो कंट्रोल एफ करने से मेरे पास नेविगेशन पेन आया। अभी नेविगेशन पेन कहां पर आया? नेविगेशन पेन कहां पर आया सर? लेफ्ट साइड में आपका आ गया है। नेविगेशन पेन आपका लेफ्ट साइड में आ गया, लेफ्ट में। ये देखो, ये हमारा नेविगेशन पेन कंट्रोल एफ से एक्टिव होता है लेटेस्ट वर्जन के अंदर। इस नेविगेशन पेन के अंदर हमें सर्च करना है वो हम सर्चिंग चीजें यहां पर डालते हैं। बाकी उनका आपको रिजल्ट 3 फॉर्म में आपको नेविगेशन पेन चीजों को दिखाता है। एक तो रिजल्ट, दूसरा कौन से पेज नंबर पर है, तीसरा हेडिंग्स। तीनों में से कोई भी देख सकते हैं आप, तीनों में से कोई भी देख सकते हैं। तो यहां पर हमारा सेशन हो जाता है कंप्लीट, यहां पर हमारा सेशन हो जाता है कंप्लीट। अब कुछ चीजें बची हुई हैं, उन पर हम जाने से पहले एक बार कंफर्म करना चाहते हैं
कि सर हमारा होम टैब कंप्लीट हो गया है, अब नोट्स में कुछ कंसेप्ट मैंने ऐड ऑन करे, उन पर हम एक बार जाते हैं। क्योंकि फाइंड एंड रिप्लेस पर जब हमने क्लिक किया, अगर आपको याद हो, जब हमने फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक किया तो फाइंड एंड रिप्लेस पर हमने ध्यान से देखा कि हमें, एक मिनट, जब हमने फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक किया तो हमारे पास कमांड आ रही थी। अगर आपने थोड़ा नोटिस किया हो तो फाइंड एंड रिप्लेस में हमारे पास कमांड आ रही थी। जैसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और इस स्क्रीनशॉट में अगर ध्यान से देखोगे तो फाइंड एंड रिप्लेस में एक कमांड आ रही है, इसे अगर ध्यान से देखो ये मोर है। जैसे हमने पेस्ट स्पेशल के साथ गए थे ना, तो कंडीशन के आधार पर जब पेस्ट करना है तब हम पेस्ट स्पेशल के साथ जाते थे। इसी प्रकार फाइंड एंड रिप्लेस में जो मोर कमांड होती है, मोर का मतलब होता है आपको कंडीशन के आधार पर फाइंड करना है या रिप्लेस करना है, तब हम इस मोर कमांड को एक्सेस करते हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब कुछ चीजें और आएंगी, उनको भी लिखना अपनी नोटबुक में। मैं एक बार आपके पास जो नोट्स है ना उनको रिकॉल करके बता देता हूं, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं हमें क्लिपबोर्ड से। जो हमारे पास नोट्स थे उसी नोट्स से हम हेल्प लेते हैं और चीजों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लिपबोर्ड की डेफिनेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, जिसमें हमने क्लिपबोर्ड को समझ लिया और देख लिया, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी हमें नहीं है। क्लिपबोर्ड में कंटेंट को ले जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, कट कॉपी करिए या फिर प्रिंट स्क्रीन कर दीजिए। क्लिपबोर्ड में 4 कमांड थी, चारों को हमने देख लिया। लेकिन फॉर्मेट पेंटर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट के लिए करते थे यूज। ठीक है, चलिए अब पेस्ट स्पेशल में हमने देखा था, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट हमारे पास थीम के साथ सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग, इनके साथ हम जा सकते हैं। और पेस्ट स्पेशल हम एक्सेल में डिटेल में पढ़ते हैं, इस चीज को हमने पहले से डिफाइन किया। क्यों? क्योंकि पेस्ट स्पेशल के बहुत सारे ऑप्शन एक्सेल में आते हैं। ठीक है, इसका डायलॉग बॉक्स भी मैंने यहाँ पे बना के रखा है। फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट सी होती है और कंट्रोल शिफ्ट भी होती है। क्यों? क्योंकि ये कॉपी भी करता है और पेस्ट भी करता है, इसीलिए इसकी 2 शॉर्टकट की आती है। एक और पॉइंट और है कि जब हम फॉर्मेटिंग को मल्टी टाइम यूज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। क्या करना है? यानी हम फॉर्मेटिंग को मल्टी टाइम यूज करना चाहते हैं, मल्टी प्लेसेस पर यूज करना चाहते हैं, तो हम फॉर्मेटिंग को डबल क्लिक कर दें तो हमारा फॉर्मेट पेंटर कॉपी और पेस्ट कर देगा। जैसे एग्जांपल, सपोज दैट मेरे पास ये आपके पास, मैं इस टेक्स्ट को जैसे मैं यहाँ पर कलर देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, इसका मैंने फॉन्ट का फेस चेंज कर दिया, इसको इटैलिक कर दिया, मैंने फॉर्मेटिंग लगा दी। ठीक है, अब इस फॉर्मेटिंग को मैं अदर जगह, जैसे मुझे फॉर्मेटिंग कॉपी और पेस्ट करनी है तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और जहां पर मुझे पेस्ट करना है मैं सीधा वहीं पर क्लिक कर दूंगा। मैंने वहीं पे क्लिक कर दिया, मेरा फॉर्मेटिंग पेस्ट हो गया। लेकिन ये तो सिंगल टाइम यूज था, अगर मुझे मल्टी टाइम यूज करना है तो क्या करना है सर? डबल क्लिक करना है। क्या करना है? डबल क्लिक। तो चलिए मैं डबल क्लिक करता हूं। जैसे मैंने फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक किया तो अब मेरा मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, मैंने यहाँ पर, जितनी बार आपको जहां पर लगाना है आप क्लिक करते जाइए, आपका फॉर्मेट पेंटर एक्टिव होता रहेगा, यानी मल्टी टाइम यूज करना है फॉर्मेट पेंटर को तो डबल क्लिक कर दीजिए, आपका फॉर्मेट पेंटर एक्टिव रहेगा मल्टी टाइम। ठीक है, चलिए आगे। अब है हमारे पास क्लिपबोर्ड का ऑप्शन बटन। सर ये कहां मिलता है? क्लिपबोर्ड का ऑप्शन बटन ये कहां मिलता है? एक बार सीपीसीटी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि ये कहां मिलता है। जैसे आप जब क्लिपबोर्ड की लॉन्चर बटन, डायलॉग बॉक्स, यहां पर आप क्लिक करोगे तो हमारा क्लिपबोर्ड ओपन हो जाता है। क्लिपबोर्ड में 2 कमांड आपको नजर आ रही, पेस्ट ऑल आ रहा है, क्लियर और आ रहा है। क्या आ रहा है? पेस्ट ऑल आ रहा है, क्लियर और आ रहा है। ठीक है, यहां पर हमारे आइटम की लिस्टिंग रहती है, इसी आइटम के सबसे लास्ट में आप जाओगे, यहां पर ये है क्लिपबोर्ड का वो ऑप्शन बटन। अब एग्जाम में क्या पूछा गया था? इस क्लिपबोर्ड की जो ऑप्शंस हैं वो पूछे गए थे कि इनमें कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं या फिर नहीं होते। वैसे अगर आप सीपीसीटी के अलावा दूसरे एग्जाम के स्टूडेंट हैं,
हो सकता है इतना डीप ना पूछा जाए, लेकिन एक बार देख लीजिए कि शायद कभी पूछ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो पहला है क्या, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या है सर, अगर हम इसे इनेबल कर देंगे तो हमारा ऑफिस में क्लिपबोर्ड अपने आप इनेबल हो जाएगा, यही तो कह रहा है। यानी इनमें से जो जो ऑप्शन हमारे क्लिक हैं वो इनेबल हैं, वो चालू हैं। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड शो होगा, मतलब अपने आप ओपन होगा अगर इनेबल होता तो, लेकिन इनेबल नहीं है तो अपने आप ओपन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल टी प्रेस ट्वाइस, यानी अगर हमारा ये ऑप्शन इनेबल होता और हम कंट्रोल सी को 2 बार प्रेस कर देते तो हमारा क्लिपबोर्ड शो हो जाता। ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कॉल आउट विदाउट शोइंग इन क्लिपबोर्ड, यानी क्लिपबोर्ड को बिना शोइंग कर हमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो ये बात भी इनेबल करने से यहां से हो जाता। कॉल आउट मतलब सेलेक्ट करना है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्लिपबोर्ड ऑन अ टास्क बार पे क्लिपबोर्ड नजर आएगा और शो क्लिपबोर्ड स्टेटस बार के नियर नजर आएगा जब हम कॉपी करते हैं। यानी टास्क बार पे दिखाना है, जो विंडो की सबसे बॉटम की बार है, तो इसे इनेबल कर दो। तो आप जब भी कॉपी करोगे तो आपका क्लिपबोर्ड टास्क बार पे, जैसे अगर मैं यहां पर कॉपी करता हूं, मेरा इनेबल है, अगर मैं इनेबल कर देता हूं, जैसे मैं इसमें क्लिपबोर्ड में चला जाता हूं और मैं इसे इनेबल कर देता हूं, तो मैं जब भी कॉपी करूंगा तो कॉपी करने पे मुझे सीधा क्लिपबोर्ड में आपको नजर आ रहा होगा। क्लिपबोर्ड में जैसे हम करते हैं ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लिपबोर्ड में मेरा टास्क बार में आपको नजर आ रहा है, ये टास्क बार में मेरा क्लिपबोर्ड नजर आ रहा है। ये देखो टास्क बार में कितना लिखा है, यहाँ पे ये टास्क बार में लिखा था कि आपका एक आइटम कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड में, टोटल 24 है, एक आइटम आपने कॉपी कर लिया, ये टास्क बार पर रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मतलब कहने का मतलब जो चीज आप इनेबल करोगे, नाम में उसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। ठीक है। स्टेटस बार पे दिखाना तो स्टेटस बार पे बस आपको इनेबल ऑप्शन करना होगा। तो ये हमारे क्लिपबोर्ड के ऑप्शन है जिसकी हमें चर्चा करनी। टोटल हमारे पास 5 होती है, आई थिंक 5 ही है ना, हाँ जी 5 है। ठीक है, चलो आगे जाएं। ये सारे ऑप्शन मैंने वहीं लिखे हैं, उनको आप अच्छे से देख लेगा। चेंज केस की बात करें तो चेंज केस के लिए हमने फॉन्ट को बढ़ा था, और चेंज केस के लिए हमारे पास 3 चीजें थी। पहला, चेंज केस की डेफिनेशन, जो किसी भी टेक्स्ट को लोअर, अपर या फिर बोला जाए कि स्मॉल से कैपिटल में ले जाता है। यहाँ पर हम 5 केस को अप्लाई करते हैं और 5 केस को हमने अच्छे से डिफाइन किया और उनको जो नाम लिखे उनमें उनका डेफिनेशन था। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसी डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तीसरा था शॉर्टकट की, शिफ्ट F3 था। 3 केस चेंज होते हैं, तीनों में हमने देख लिया सर, लोअर केस, अपर केस और कैपिटल ईच वर्ड। ठीक है ना, कैपिटल यानी शिफ्ट F3 जब आप प्रेस करोगे तो चेंज केस होगा, और चेंज केस 5 में से 3 केस चेंज होंगी, लोअर, अपर और कैपिटल ईच वर्ड। ध्यान रखना इस चीज का। आगे हमें अलाइनमेंट हमने क्या पढ़ा था सर, अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट और सेंटर, 4 अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट रूप से हमारा लेफ्ट अलाइन रहता है। लेफ्ट शॉर्टकट की बात करें तो लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल R रहता है, राइट के लिए हमारा कंट्रोल R, सेंटर के लिए कंट्रोल E और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल G। जस्टिफाई क्या होता है सर, जस्टिफाई से हमारा अलाइन बोथ साइड यानी लेफ्ट राइट दोनों मार्जिन फिट हो जाती है, दोनों मार्जिन में कंटेंट सेट हो जाता है। नाश्ता इंडेंटेशन, इंडेंटेशन की डेफिनेशन क्या थी सर, इंडेंटेशन हमारे मार्जिन और हमारा जो बॉडी टास्क है ना उसके बीच के स्पेस को हम कहते हैं क्या, इंडेंटेशन। इंडेंट के हमने ये सारे टाइप बहुत अच्छे से देखे थे, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये राइट इंडेंट था, ये लेफ्ट इंडेंट है, ये वाला ये लेफ्ट इंडेंट है, ये फर्स्ट लाइन है, ये हैंगिंग है। ठीक है ना, अगर हम फर्स्ट लाइन की डेफिनेशन की जैसे हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की बात करें, मैंने आपको बताई थी हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है सर, कंट्रोल टी है। हैंगिंग इंडेंट कंट्रोल टी से होता है। अगर हम इस हैंगिंग इंडेंट को रिवर्स करना चाहते हैं तो हमने जब किसी एक्शन को परफॉर्म किया वापस आना है तो हम शिफ्ट करना होगा। जैसे अगर हमारे पास ये कंटेंट अवेलेबल है, मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूं, पहले कंट्रोल Z मैंने कर देता हूं, फिर समझते हैं।
जैसे मैंने हैंगिंग इंडेंट, मैंने इस पर हैंगिंग इंडेंट परफॉर्म किया कंट्रोल टी से, मैंने इसे परफॉर्म किया, मुझे इस प्रोसेस को रिवर्स करना है तो कंट्रोल शिफ्ट टी कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट टी कर दीजिए, आपका रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। क्लियर, इनकी डेफिनेशन भी आपके पास अवेलेबल थी। देखो फर्स्ट लाइन क्या कहता है, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ आर इज इंडेंट। ठीक है, और बाकी हैंगिंग इंडेंट कहता है इंडेंट ऑल द लाइन ऑफ द पैराग्राफ स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट इंडेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन को छोड़कर सारी लाइन इंडेंट करे, वो हैंगिंग है। लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट साइड से इंडेंट करता है, राइट इंडेंट राइट साइड से इंडेंट करता है। ठीक है, चलो आगे गए, तो आगे जाने पर हमने अच्छा इंडेंट देख लीजिए भाई। चलिए इंडेंट जब हमने पढ़ा था तो इंडेंट का जो डिफॉल्ट इंडेंट, जैसे जब हम एक बार इंडेंट करते हैं, इंडेंट के लिए जो शॉर्टकट की है वो आप कंट्रोल एम के साथ जाते हैं, कंट्रोल एम के साथ भी इंडेंट होता है इंक्रीज, और टैब के साथ भी होता है। जब हम टैब को एक बार प्रेस करते हैं तो हमारा 0.5 इंच इंक्रीज होता है, कितना 0.5 इंच इंक्रीज होता है हमारा इंडेंट। इसे हम 8 कैरेक्टर से डिफाइन करते हैं, 8 कैरेक्टर के स्पेस को कवर करता है, यानी जब हम एक बार इंडेंट को प्रेस करेंगे तो 0.5 इंच आपका इंडेंट इंक्रीज होगा। यहां से हमें क्या चीज नजर आ रही है सर, हमारे इंडेंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट है ना उसे हम इंच कहते हैं, लेकिन काफी में हमें सेंटीमीटर भी मिलती है, सेंटीमीटर भी काफी जगह मिल जाती है, लेकिन डिफॉल्ट यूनिट हमारी इंच होती है, जो कि मैंने आपकी एग्जाम में यहाँ पर नोट्स में लिखी भी है। ठीक है, अच्छे से देखोगे शॉर्टकट की यहाँ पे लिखी है, फर्स्ट लाइन के लिए टैब या शिफ्ट टैब, डिक्रीज के लिए लेफ्ट इंडेंट के लिए कंट्रोल एम, डिक्रीज के लिए आपकी शिफ्ट लग जाती है, मैंने क्या बताया शिफ्ट लगा दो। हैंगिंग इंडेंट कंट्रोल टी, रिवर्स करना है डिक्रीज करना है तो शिफ्ट लगा दो। ठीक है, नंबरिंग और बुलेटिन की बात करें तो बुलेटिन नंबर, अच्छा बुलेटिन नंबरिंग में एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम शॉर्टकट की बुलेट को हमें ऐड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ हम जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ जाते हैं बुलेट्स को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन नंबरिंग ऑफ बुलेट्स में हमारे पास एक चीज होती है, जैसे ये हमारे पास बुलेट्स का सिंबल है, यहां से हम बुलेट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, बुलेट में क्या कहते, देखो बुलेट में आप सिंबल लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, उनका फॉन्ट भी सेट कर सकते हो, बुलेट का अलाइनमेंट भी आप यहां से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नंबर का फॉर्मेट ले सकते हो, लेआउट ले सकते हो, क्या क्या करना है अलाइनमेंट भी डिफाइन कर सकते हो। साथ ही मल्टी लेवल लिस्ट में हमने देखा था कि 9 लेवल होती है टोटल। अब जो बताना मैं भूल गया था उसकी क्या बात है, उसकी मैं पहले बता देता हूं। जब हम वॉलेट कमांड के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं, जब हम वॉलेट के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही हमें बुलेट लाइब्रेरी मिलती है। क्या मिलती है, वॉलेट लाइब्रेरी मिलती है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे हमने वॉलेट के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक किया, ये आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू है, मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास वॉलेट लाइब्रेरी आया। क्या आया, वॉलेट लाइब्रेरी। सर ये आप क्यों बता रहे हैं, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि बुलेट लाइब्रेरी में हमारे पास कितने बुलेट्स, कितने सिंबल रहते हैं। सर अगर हम नन को छोड़ दें 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल अगर नन इंक्लूड कर लें तो 8 हो जाते हैं और नन को छोड़कर 7 हो जाते हैं। यानी बुलेट लाइब्रेरी में हमारे पास जो बुलेट रहते हैं वो 7 होते हैं नन को छोड़ देने के बाद। इसी प्रकार आपको जब आप क्लिक करोगे नंबर लाइब्रेरी पर, किस पर क्लिक करोगे, नंबर लाइब्रेरी, नंबर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे। अब जैसे ही नंबर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका नंबर लाइब्रेरी में आपको लिस्टिंग नजर आएगी, नंबर लाइब्रेरी में आपको लिस्टिंग नजर आएगी। ये नंबर लाइब्रेरी की लिस्टिंग है भाई, ये नंबर लाइब्रेरी की लिस्टिंग है। इसमें नन है, नन के अलावा 1 2 3 है, एक ब्रैकेट वाला है, यहाँ पे रोमन नंबर है, यहाँ पे ABCD है, स्मॉल वाला है। ठीक है, तो कितने नजर आ रहे हैं आपको, कितने सर, ये हमारे 2 ये हो गए, 3 ये हो गए और लास्ट में कितने हैं सर, टोटल 7 ही होते हैं। यानी नंबर ऑफ बुलेट की अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो नन को छोड़कर जो हमारे टाइप हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं
इस चीज को स्पेशल तौर से ध्यान रखना है, कभी कभी पूछने के चांसेस हो जाते हैं। तो रिवीजन हो रहा है, यानी पढ़ा तो मैंने आपको पिछले 10 मिनट में ही दिया था, अब हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, चलिए आगे जाएं। जब हम स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग हमने दो पढ़ी थी। पैराग्राफ स्पेसिंग दो ही टाइप थी, यानी बिफोर और आफ्टर। ठीक है, लेकिन पैराग्राफ स्पेसिंग जब आप डिजाइन टैब में पढ़ोगे, मैंने आपको क्या बताया था, पैराग्राफ स्पेसिंग के टाइप को हम डिजाइन टैब में पढ़ते हैं, जिसमें कॉम्पैक्ट, टाइड, ओपन, रिलैक्स और ड्यूअल की हम बात करेंगे। ठीक है ना, इसके ड्यूअल की हम बात करेंगे। बाकी अगर पैराग्राफ स्पेसिंग डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो तो 10 पॉइंट्स हमारी पैराग्राफ स्पेसिंग डिफॉल्ट सेट होती है, 10 पॉइंट। अब ये सर पॉइंट क्या होते हैं, आप पॉइंट की चर्चा कर ही ली है तो पॉइंट पर वापस आते हैं, समझते हैं कि पॉइंट क्या होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फॉन्ट साइज बताया था। क्या बताया था, फॉन्ट साइज की हमने बात की थी। फॉन्ट साइज मिनिमम कितना था सर, मिनिमम हमारा 8 था, मैक्सिमम कितना था 72 था। क्लियर, ये जो फॉन्ट साइज है ना, इसकी मेजरमेंट जो यूनिट है ना, उससे हम पॉइंट कहते हैं, उसे हम पॉइंट्स कहते हैं। यानी 72 पॉइंट्स है पीएटी, जिसे शॉर्ट में पीटी भी बोलते हैं, पीटी। समझ में आया, यानी जो आप फॉन्ट का साइज कह रहे हो ना, 11, 12, आपका 14, आपका 24, 72, 8, तो ये क्या है सर, फॉन्ट साइज है, इनका मेजरमेंट यूनिट पॉइंट है। तो आप इस चीज को लिखिएगा कि फॉन्ट का मेजरमेंट साइज आपका पॉइंट होता है, और पॉइंट के एग्जांपल में 72 पीटी डाल लेना। लेकिन अगर हमें फॉन्ट को इंच में कन्वर्ट करना है तो 72 पीटी बराबर 72 फॉन्ट साइज बराबर 1 इंच होता है। क्या होता है, 1 इंच के बराबर होता है। इस चीज को भी आप लिख लीजिएगा स्पेशल तौर पर, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी फॉन्ट साइज को इंच में कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है, फॉन्ट साइज को इंच में कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है, तो हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। क्या मिला, यानी फॉन्ट का जो मेजरमेंट यूनिट है उसे सर हम पॉइंट कहते हैं, और फॉन्ट का अगर हम इंच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 इंच बराबर 72 फॉन्ट साइज होता है। बाकी अगर मैं कोई फॉन्ट साइज में इंच में जैसे मैं आपसे पूछूं कि हमारा 36 फॉन्ट साइज है, 36 फॉन्ट साइज है सर, ये कितने इंच के बराबर होगा, कितने इंच के बराबर होगा आप बता दोगे, क्योंकि कन्वर्ट कर, अब अगर आपको ये पता होता कि 1 इंच बराबर कितना है तभी तो आप बता पाओगे, अदरवाइज कैसे बता सकते हैं। तो जब भी आपको फॉन्ट का कन्वर्जन पूछा जाए, जब आपको फॉन्ट साइज का इंच में कन्वर्जन पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना। जैसे 36 पूछा था, जो भी पूछा है उसमें 72 का डिवाइड दे दो। क्या दे दो, 72 का डिवाइड दे दो, आपका जो आंसर आएगा वो इंच में आएगा। क्यों, क्योंकि 1 इंच बराबर 72 है, इसीलिए हम फॉन्ट साइज को इंच में कन्वर्ट करने के लिए हम 72 का डिवाइड देते हैं। जब 72 का डिवाइड दोगे तो ये 1/2 रहेगा। कितना, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है सर, 0.5, मतलब आधा इंच। यानी 36 फॉन्ट साइज जो है वो आधे इंच के बराबर होता है। बाकी आपसे और भी पूछा जाए, जैसे ये तो मैंने इतना पूछा, इसके अलावा जैसे 48 फॉन्ट साइज बराबर कितनी इंच होता है, 48, तो क्या करोगे सर, 48 में 72 का डिवाइड दे दोगे, कितनी बार जाएगा सर, 16 से कैंसिल करना, 16 से नहीं सर, इसे कर लीजिएगा आप 16 नहीं तो कितने से करेंगे, पहले आप एक कॉमन ले लीजिए। अच्छा 18, 36 नहीं, 12 से ले लो, चले 12 से लेते हैं, 12 से कैंसिल करते हैं इसे। 12 से जब आप कैंसिल करोगे, ये 12 से मैंने कैंसिल किया, 4 बार गया, 12 से कैंसिल किया तो 6 बार गया, फिर 2 से कैंसिल किया, 2 बार आया, और 2 से कैंसिल, यानी आपका ये 3/2 फॉन्ट साइज होगा, 3/2 इंच के बराबर होगा, 2/3 इंच के बराबर होगा। सिंपल, जो भी पूछा जाए उसमें डिवाइड दे दो 72 का, सिंपल। ठीक है, तो फॉन्ट साइज की मेजरमेंट यूनिट आ गई। अगर पूछा जाए फॉन्ट साइज, 2 मेजरमेंट यूनिट, हमने पॉइंट पढ़ ली, इंच पढ़ ली। ठीक है, चलो आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग हमने देख ली। लाइन स्पेसिंग के टोटल हमारे पास 6 टाइप थे।
यानी सिंगल था, 1.5 था, डुअल था, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। अगर हम डिफॉल्ट स्पेसिंग की बात करें तो हमें इतना मिलता है, अगर आप ध्यान से देखोगे। अब यहाँ पर लाइन के स्पेसिंग, लाइन, यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। लाइन स्पेसिंग के लिए हमारे पास दो मेजरमेंट यूनिट है। लाइन स्पेसिंग मेजरमेंट यूनिट की अगर हम बात करें, मेजरमेंट यूनिट हमारे पास कितनी है सर? दो है। पहली लाइंस होती है और दूसरी पॉइंट होती है। यानी हमारी मेजरमेंट यूनिट लाइन स्पेसिंग में दो होती हैं, लाइंस और पॉइंट्स। ठीक है, चलिए, तो लाइंस, अब 6 में से किसके हम लाइन यूज करेंगे? तो अगर आप ध्यान से देखो सिंगल, 1.5, डुअल और मल्टीपल, इन चारों के लिए हम जो मेजरमेंट यूनिट यूज करते हैं वो लाइंस है। बाकी एटलीस्ट और एग्जैक्टली के लिए जो मेजरमेंट यूनिट यूज की जाती है वो पॉइंट्स है। ठीक है, तो हमारी फॉन्ट की मेजरमेंट यूनिट देख ली, लाइन की भी देख ली, और इंडेंट की भी मैंने आपको बता दी जो कि इंच होती है। ठीक है, और एक चीज और, अगर मेजरमेंट यूनिट लिख ही रहे हैं तो एक चीज और लिख लो आप कि 1 इंच बराबर, 1 इंच बराबर अगर आप सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 1 इंच बराबर सेंटीमीटर होता है 2.54 सेंटीमीटर। और अगर आप आधे इंच बराबर यानी 0.5 इंच बराबर अगर आप कहोगे तो 1.27 सेंटीमीटर होता है। इसे भी लिख लीजिएगा। ठीक है, जरूर ये पॉइंट लिख लेगा, वैसे इनकी आगे भी जरूरत पड़ेगी हमें। अब यहां से देखो, अगर पूछा जाए कि टैब कितना स्पेस होता है सर, जैसे हमने टैब के लिए डिफॉल्ट यूनिट कितनी पड़ी थी, इंच, वो भी कितना 0.5। वहीं अगर सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए कि जब हम टैब को प्रेस करते हैं तो कितने सेंटीमीटर इंक्रीज होता है, तो आप बोलोगे सर आपने टैब का इंक्रीजमेंट इंच में पढ़ा था, सेंटीमीटर में पढ़ा है नहीं, तो सेंटीमीटर में, इसीलिए मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है, इसको आप लिख लेना। आज के लिए इतना ही है, बस इतना ही है। मैं तो रिवाइज करा रहा हूं भाई, बाकी आप जब लाइंस पढ़ते ना अच्छे से तो यहां से आपको देखो सिंगल स्पेस लाइन नजर आता, 1.5 आता, यहाँ डुअल स्पेस लाइन नजर आता डुअल स्पेस के साथ। ठीक है, एटलीस्ट और एग्जैक्टली को ध्यान से पढ़ते तो यहाँ पर आपको पॉइंट नजर आता, पॉइंट के साथ हम जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इंक्रीजमेंट की हम बात करते हैं। बाकी इनकी शॉर्टकट की देखना चाहते हो तो शॉर्टकट की भी हमारे पास, सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल 1, डुअल लाइन स्पेस के लिए कंट्रोल 2 और 1.5 के लिए कंट्रोल 5 और कंट्रोल 0 से हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग ऐड होता है, ऐड या रिमूव होगा, वो भी कौन सा सर, बिफोर वाला। कितना सर, 12 पॉइंट। 12 पॉइंट अगर आप फॉन्ट साइज में कन्वर्ट करोगे तो ये फॉन्ट साइज ही होता है, इंच में कन्वर्ट करोगे तो कितना, तो 72 का डिवाइड दे दो तो 1/6 आएगा इंच। कैरेक्टर स्पेसिंग, वैसे कैरेक्टर स्पेसिंग को हम पावर पॉइंट में देखते हैं, और कैरेक्टर स्पेसिंग की टाइप है, मतलब जो लेटर है, जैसे मैंने ईच लिखा, इनके बीच का स्पेस है ना हर लेटर का, उसे हम कैरेक्टर स्पेसिंग कहते हैं। सॉर्टिंग मैंने आपको बता दिया, सॉर्ट मतलब अरेंज करना, असेंडिंग डिसेंडिंग की हम तरफ जाते थे। अगर हम फॉन्ट के लिए बात करें तो फॉन्ट को देखो, हमारा कैलिबरी होता है, बाकी स्टाइल की हमने बात कर ली थी। इफेक्ट के तौर पर हमने दो ही समझे थे, फॉन्ट के अंदर दो ही समझे थे, सुपर और सब। ठीक है ना, टेस्ट, बाकी टेस्ट इफेक्ट जो शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सो, इनकी हमने बात की थी। कुछ शॉर्टकट की हैं फॉन्ट से रिलेटेड, तो ये भी आपको जाननी है। वैसे आप MS वर्ड में देखोगे कुछ आपने पढ़ी भी है, जैसे अगर आप कंट्रोल D की बात करें तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अगर आप फॉन्ट फेस ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट F से जाएंगे। अगर आप फॉन्ट साइज ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट P से जाएंगे। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो कंट्रोल ओपन ब्रैकेट कर लीजिए अगर आपको इंक्रीज करना है, या फिर कंट्रोल शिफ्ट
ग्रेटर देन यूज कर दीजिए, क्या ग्रेटर देन। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ भी जाते हैं तब भी आई थिंक होता है। एक बार इसका मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूं क्योंकि इस पर मुझे सीओटी नहीं। जैसे कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई से इटैलिक होगा, नहीं कंट्रोल शिफ्ट आई से आपका नहीं होता है, कंट्रोल शिफ्ट आई से नहीं होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल रिवर्स है, जैसे क्लोज ओपन ब्रैकेट से हमारा डिक्रीज होता है, क्लोज ब्रैकेट से सॉरी हमारा इंक्रीज होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। सुपर सब का मैंने शॉर्टकट की आपको बता ही दिया था वहीं पर। स्टाइल, स्टाइल के अंदर क्या आती है सर? स्टाइल के अंदर हमारे पास एक फॉर्मेटिंग कैरेक्टर का सेट होता है जिसमें हमारे पास हेडिंग्स, हमारे पास मतलब हेडिंग्स, टाइटल, सब टाइटल, इनकी हम सेटिंग करते थे। जैसे एक हेडिंग 1 का हम एग्जांपल ले लेते हैं। हेडिंग 1 का अगर हमने स्टाइल सेट किया तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपका जो टेक्स्ट रहेगा वो बोल्ड रहेगा, यानी जो फॉर्मेटिंग आएगी वो बोल्ड आएगी। अगर आप फॉन्ट फेस की बात करोगे तो एरियल आएगा। वहीं अगर आप फॉन्ट साइज की बात करोगे तो आपका 0.16 आएगा, यानी 16 फॉन्ट साइज आएगा। ये किसमें? अगर स्टाइल 1 को आप सेलेक्ट करते हैं, हेडिंग 1 को। अगर आप हेडिंग 2 को लेते हैं तो आपका बोल्ड आएगा, बोल्ड के साथ साथ इटैलिक, एरियल, और फॉन्ट साइज आपका कितना हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा। ये डिफॉल्ट केस है, ठीक है ना, इसीलिए हम यूज करते हैं आप हेडिंग के लिए। बाकी एडिटिंग में हमने पढ़े थे फाइंड रिप्लेस, और फाइंड रिप्लेस हमने सेलेक्ट पढ़ा था, गो टू भी हमने पढ़ा है, हमने गो टू भी पढ़ रखा है, ये गो टू है, ठीक है ना, और इन तीनों की शॉर्टकट की भी लिख रखी है। बाकी फाइंड एंड रिप्लेस की डायरेक्शन हमारी 4 होती है, सॉरी 3 होती है। फाइंड हमारा अप होता है, डाउन होता है, या फिर ऑल केसेस में जा सकते हैं। बाकी ये भी मैंने लिख रखा है कि लेटेस्ट वर्जन में कंट्रोल ऐप से आपका नेविगेशन पैन ओपन होता है, ठीक है। रिप्लेस के साथ हम जाते हैं तो रिप्लेस में हमें 2 चीजें मिलती थी, एक फाइंड बॉट है और रिप्लेस विथ है। फाइंड बॉट में हम जिस वर्ड को हम देखना चाहते हैं उसे लिखते हैं, और रिप्लेस बस में हम उस न्यू टेक्स्ट को लिखते हैं जिसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। वहीं हमारे पास फाइंड में कमांड्स थी, जैसे फाइंड नेक्स्ट में हम अगले टेक्स्ट पर जाते हैं। रिप्लेस और रिप्लेस ऑल मतलब क्या है? देखो, रिप्लेस से आपका सिर्फ एक 1 टाइम रिप्लेस होगा, और रिप्लेस ऑल में यानी वो लेटर जहां जहां मिलेगा वहां पर हम रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट स्टॉपिंग, के बिना कुछ स्टॉप करे। अब हमने आपसे बोला था कि जब हम फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं तो वहां पर हमें मोर कमांड मिलती है। क्या मिलती है सर? मोर मिलती है। मोर का मतलब क्या होता है सर? कंडीशन के आधार पर जब हमें फाइंड करना है, कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? जैसे कंडीशन आप जाओगे तो कंडीशन पे आपको मिलेगा सर्च, पहला मिलेगा सर्च। सर्च का मतलब होता है कि पूरे डॉक्यूमेंट में आपको अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, किसी भी केस में आप सर्च कर सकते हैं विदाउट रुकावट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगली कंडीशन है हमारे पास मैच केस। सर ये क्या होता है? यानी फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड दैट ओनली मैच स्पेसिफिक कैपिटलाइजेशन, यानी जब तक हमारा केस मैच नहीं होगा तब तक ये फाइंड या रिप्लेस नहीं करेगा। सर इसका मतलब क्या है? जैसे मैं किसी स्टूडेंट का नाम ले लेता हूं, मैंने लिया विनय, जैसे विनय को लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं? मैं विनय को ऐसे लिख सकता हूं, मैं विनय सारे लेटर को कैपिटल करके ऐसे लिख सकता हूं। मैं विनय में बी छोटा, आई छोटा, एन, ये सारे छोटे हो सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो जैसे बी छोटा, बाकी सारे बड़े, तो ये अलग अलग प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग केस हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका पहला लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, यहाँ पे ऑल लेटर कैपिटल है, यहाँ पे ऑल लेटर स्मॉल है, तो केस अलग है। यानी मैच केस, अगर केस मैच करेगा तो ही फाइंड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अलग अलग शब्द मैच लिख देता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूं, ध्यान से सुनना, मैंने जैसे विनय लिखा, मैं यहाँ पे विनय जैसे मैंने बोला है ना, मैं वैसे ही कॉमा करके सारे विनय लिख देता हूँ, सारे विनय लिखता हूँ, फिर आपको फाइंड एंड रिप्लेस करके बताता हूँ, ठीक है ना। मैं विनय को पूरी तरीके से जैसे मैंने बताया था वैसे ही मैं लिख लेता हूँ, मैंने चारों प्रकार से लिख लिया। अब मैं फाइंड करता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस करूंगा क्योंकि विंडो डायलॉग्स मुझे ओपन करना चाहिए।
अब इसमें फाइंड करता हूं, ध्यान से सुना, मैंने फाइंड या रिप्लेस जो भी करोगे, अब मैंने विनय लिखा, वो भी कौन सा, वी बड़ा आई और बाकी सारे छोटे मैंने लिखे। अब मैं विदाउट मतलब बिना कंडीशन के पहले मैं फाइंड करता हूं, तो आप देखना कि आपका लेटर अपने आप हाईलाइट होगा, देखो मैंने फाइंड नेस्ट किया तो तुरंत हाईलाइट हो रहा है, आपके चारों लेटर हाईलाइट हुए 1 बाई 1, ठीक है। अगर यहीं पर मैंने कंडीशन लगा दी मैच केस वाली, फिर मैं फाइंड करूं तो फाइंड में देखो सिर्फ एक ही लेटर फाइंड होगा, बाकी कह रहा है कि अब कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना। तो मैच केस में जब तक केस मैच नहीं करेगा तब तक ये फाइंड नहीं करेगा, ना रिप्लेस करेगा। चलिए नेक्स्ट है फाइंड होल वर्ड ओनली। अब मैच केस में हमारे फाइंड एंड रिप्लेस में जो ऑप्शंस है, जो कंडीशन है, वो अपनी डेफिनेशन को खुद ही डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मैच केस कर रहा था, मतलब केस मैच करेगा, वही हमारा लोअर केस अपर केस। और फाइंड होल वर्ड ओनली यानी जब तक वो वर्ड पूरा नहीं मिलेगा तब तक वो फाइंड नहीं करेगा या रिप्लेस नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर आपको बताए, जैसे 1 2 डज नॉट, जैसे 1 अगर 1 और 2 जैसे लिखे, अगर आप संबंध है, जैसे संबंध में भी 1 लिखा है, आपके सम 2 में भी 2 लिखा है, तो जब आप फाइंड होल वर्ड लगा दोगे तो आपका संबंध में ये वर्ड फाइंड नहीं करेगा। अगर आप विदाउट फाइंड करोगे, विदाउट कंडीशन, तो ये 1 यहां पे ढूंढ लेगा। आपने देखा होगा कि जब आप किसी वर्ड के कुछ लेटर लिखते हैं तो फाइंड दे देता है, लेकिन जब कंडीशन होल वर्ड लगा दोगे तो जब तक पूरा वर्ड नहीं मिलेगा तब तक वो फाइंड नहीं करेगा। नेक्स्ट है यूज वाइल्ड कार्ड की मदद से आप ले जा सकते हैं, यहाँ पे स्टार और इन सब की हम मदद लेते हैं। साउंड लाइक मतलब जैसे साउंड, बहुत सारे वर्ड ऐसे जिनकी साउंड एक जैसी होती है, जैसे ये भी देयर है, ये भी देयर है, ये भी देयर है, तो आपको जब साउंड एक जैसी हो उन वर्ड को फाइंड करना है तब आप इस कंडीशन के साथ जा सकते हैं। और बाकी इंग्लिश, अगर आप प्रीफिक्स और सफिक्स भी करना, यानी पहले के लेटर आपको फाइंड आउट करने या फिर बाद के लेटर फाइंड आउट करने, तब जा सकते हैं। बाकी ऑप्शन आपके जैसे हैं, जैसे करना चाहो वैसे हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाता है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस समाप्त और आज का लेक्चर फिनिश। थोड़ा सेशन भी बड़ा हो गया, लंबा। जा रहा हूं सर, जा रहा हूं। हाँ ठीक है, चलिए तो यहां पर हो जाता है हमारा सेशन समाप्त। कुछ चीजें मिली हमें अलग से, कुछ चीजें हेल्प करी आपने, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमारा सेशन कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। यहां पर हमने दोनों बेसिस में देख लिया, यानी कंप्लीट हमने स्टडी भी कर ली और उनको एक बार रिकॉल भी कर लिया, तो दोनों चीजें अच्छे से हो गई, ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस कहां से करेंगे सर? पीडीएफ से करेंगे। पीडीएफ कहां पर है? अगर आप लाइव सेशन रिकॉर्डिंग में जाओगे तो वहां पर मैंने इस होम टैब के क्वेश्चंस वाले पीडीएफ को अपलोड कर दिया है, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ज्यादा, क्योंकि आपने देखा ये सेशन ऑलरेडी ज्यादा हो गया, तो लगभग 140 के लगभग क्वेश्चन है, यानी 140 क्वेश्चन है होम टैब से रिलेटेड, ठीक है। होम टैब से रिलेटेड आपके पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो 140 के समथिंग है, 140 के समथिंग है। तो एक बात तो क्लियर है कि सेशन ऑलरेडी आज का बहुत लंबा हुआ, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि 140 क्वेश्चन को आप नेक्स्ट क्लास यानी सुबह वाली क्लास में सॉल्व करके आ जाओ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क होगा,